गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा एडीओ की आपकी जो क्वेरीज है रिगार्डिंग मेंस एग्जाम। एंड फिलहाल की डेट तक 13 अगस्त अराउंड 100 क्वेरीज आ चुकी हैं, जिसका गूगल फॉर्म आपसे कल फिल करवाया था। And हमारे साथ हैं सिलेक्टेड हरियाणा एडीओ जो आपको बहुत सारी क्वेरीज एड्रेस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो सजेशन इस वीडियो में, तो इसमें जो इंक्लूडेड आपके जो सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्होंने जो आपके सजेशंस दिए हैं, सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, वो आपको बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोगों का एक कॉमन डाउट है रिगार्डिंग रिवीजन बैच, फिर टेस्ट सीरीज या फिर एक सेपरेट आपका बैच लाइव बैच, इन सब के बारे में हम सोच रहे हैं अभी। एंड एचपीएससी अगर शेड्यूल आपको दे देती है अराउंड 20 डेज का, तो देर इज नो सेंस कि हम कोई बैच स्टार्ट करें। बट हम इस पर काम कर रहे हैं कि आप कैसे 25 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो आपको कंप्लीट शेड्यूल एचपीएससी एडी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर एचपीएससी आपको अच्छा टाइम देती है, फॉर एग्जाम्पल 45 से 50 डेज, तो डेफिनेटली हम लाइव रिवीजन बैच भी एंड उसके बारे में सोचेंगे कैसे इसको कंप्लीट करें लाइव फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन हरियाणा एडीओ के लिए। एंड वैसे आपको 3 साल हो चुके हैं, बट जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उनको आप मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। Myself, Janardhan Reddy, selected Haryana ADO 2023 batch. I'm serving Haryana Agriculture Department from the last 3 years. तो आज हम एक जैसे एडीओ कैसी जॉब है, वैसे अगर वैसे तो हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें। वैसे ADO के बारे में बताना है तो प्रॉपर फील्ड लेवल जॉब है। एक अच्छी सी मतलब एक्सटेंशन एक्टिविटी का स्कीम्स फार्मर तक ले जाना है, जितने भी स्कीम्स है उसमें जो भी क्वेरीज है। एंड उसमें स्कीम्स में काफ़ी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे इंक्लूडिंग फसल बीमा हो, क्रॉप कटिंग एक्टिविटीज़ हो, या क्रॉप वेरिफिकेशन, डिजिटल क्रॉप बुकिंग, ठीक है। ऑनलाइन, इन सब की चीज़ें। ओके। देखो इस पर्टिकुलर हमारे हरियाणा एडीओ में काफी लोग जो अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, एएफओ है स्पेशली 30 to 40 लोग, वो लोग भी मेंस लिखने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब एडीओ कौन लोग बनना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाई लास्ट 10 ईयर 5 ईयर, वो लोग भी एडीओ के लिए प्रिपेयर करें बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द जॉब। तो चले अब जितनी भी क्वेरीज हैं तो आपको जो एड्रेस करना हो आप बता देना। फर्स्ट है आंसर राइटिंग स्किल। देखो आंसर राइटिंग पे आपको सेपरेटली जितनी भी कॉपीज है वो आपको शेयर कर दी जाएंगी, एंड एक डेडिकेटेड लाइव सेशन हम रखेंगे यूट्यूब पे, तो उसके थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट क्योरी है व्हेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड। एग्जाम आपका अराउंड अक्टूबर। अक्टूबर में हो सकता है। देखो सितंबर में ऑलमोस्ट आपके जो एचपीएससी का एग्जाम फुलफिल उसमें कर रखे हैं सारे के सारे, बट चांसेस ये भी कि आप 20 डेज मिले, अदरवाइज अक्टूबर में। ठीक है। नेक्स्ट डाउट क्या है इसमें देखो। सर, प्रिपरेशन रुक गया बीच में, अब दोबारा। देखो दोबारा स्टार्ट करने का जस्ट ऐसा है, सबसे पहला तो जो स्टे हट गई है इसको एक मोटिवेशन मान के चलो, मतलब आपकी जो सिस्टम है वो भी आगे चल रहा है। प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड फर्स्ट डे से अपना शेड्यूल बना लो। कल आपको मैंने जो बताया था एंड आज भी मैं आपको एक शेयर करने वाला हूँ, उसको देख के यू कैन स्टार्ट। एंड ये मानो भाई ये लास्ट मौका है, लास्ट। इतनी बड़ी वैकेंसी है। फिर भी बहुत जल्दी केस सॉल्व हो गया, जितने एक्सपेक्टेशन। 785 पोस्ट अगर आप देखेंगे तो एएफओ के अंदर भी आई थिंक इतनी नहीं है। काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है कंपेयर टू एंड ऑल इंडिया सिलेक्टेड रिक्रूटमेंट में। कितने लोग हैं? 2122 लोग। व्हेन कंपेयर टू AFO तो 1:5 रेशियो तो इंटरव्यू देते हैं लोग, यहाँ मेंस के लिए 1:3 रह गया, तो फिर इंटरव्यू प्रॉपर तक वन जो इज टू लोग थ्री भी जाएंगे। नहीं है इसमें। प्रॉपर 1:3 भी नहीं है, कैटेगरी वाइज अगर देखा तो SC कैटेगरी एंड BC कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज में तो प्रॉपर 1:3 भी नहीं है, 1:2 1:1 में भी है। जो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 35 क्रॉस करके इंटरव्यू तक जाएंगे उसमें तो मैक्सिमम सिलेक्शन है। अब आपके सामने इतना है कि मतलब आप काफ़ी एग्जाम्स, अगर मान लो कोई भी एस्पिरेंट है जिनका ADO के प्री निकला, इनके पास ऑप्शन है, अगर मान लो FCA की रिक्रूटमेंट आ जाएंगे, AFO की रिक्रूटमेंट है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जॉब गेटिंग की, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो जॉब क्रैक करने की, वो ADO में है, क्योंकि ऑलरेडी आप 1:3 में हो। वहाँ आप AFO में स्टार्ट करेंगे, पहले प्री निकालो, मेंस निकालो, उसके बाद भी आप 1:5 रेशियो में हो, क्योंकि AFO की प्रॉपर इंटरव्यू वन इज से टू थ्री भी ज़्यादा नहीं है। सक्सेसफुल है। देखो अब नंबर ऑफ पोस्ट के। 2122 कैंडिडेट मेंस देंगे एंड जो 1:3 बनेगा वो 2355 लोग होते हैं। देखो इसमें भी 1:3 कंप्लीट नहीं है, और इंटरव्यू वन तक इज तो टू मेरे टू को है। लगता है हाँ 700 अब पोस्ट में देखो मुश्किल एक से 800 ये भी 900। डाउट है कि कितनी पोस्ट फुलफिल होंगी, तो डिपार्टमेंट का थोड़ा सा आप बता सकते हैं। कई बार ये होता है कि टेंडेंसी किस साइड है, लाइक पॉजिटिविटी है मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल। पॉजिटिविटी तो है, मतलब फ्रॉम द मिनिस्ट्री साइड एंड एसोसिएशन साइड तो सारे पॉजिटिविटी है, क्योंकि डिपार्टमेंट नीड द स्टाफ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इसीलिए सारे रिक्रूटमेंट जितने भी पोस्ट वैकेंट थे उसको दोबारा जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट में लाया गया, क्योंकि 2023 में जब सारे फिल नहीं हुआ। देखो ये जिसका भी डाउट है कि प्रिपरेशन रुक गई है, सिर्फ आप नहीं है, ऐसे
मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। अगर मैं बात करूँ 2122 में से 2000 बच्चे ऐसे जिनकी प्रिपरेशन रुकी हुई है। तो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर नहीं किया था, आपने अगर एमएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा तो एक आपका एडवांटेज है। तो आपके ऊपर आप इसको कैसे देखते हैं। रुक गई थी, हम मानते हैं इसको, बट स्टार्ट करना है। एंड स्टार्ट अब इस टाइप से करो कि जैसे हमें मतलब अपनी पूरी जी जान लगाते हैं। दिन में अगर 10 घंटे देने हैं, डेफिनेटली दो, क्योंकि ये अगर 20 दिन है तो अगले आपके 20 से 30 साल डिसाइड करने वाले हैं। जितने एफर्ट्स मार सकते हो आप कीजिए। एंड एक और एडवांटेज है इसमें, अब इतने दिन हो गए, एक साल में क्या पता काफी लोगों का किसी और में सिलेक्शन हो बहुत गया सारे हो। लोग हैं ऐसे। 1:3 एग्जाम भी नहीं लिखेंगे, वन नहीं इज नहीं टू टू लिखेंगे। लिखेंगे या 1:1.5 2000 के लिखेंगे। आसपास बच्चे ही लिखने वाले हैं हम्म। मेंस को, इतना ही रहेगा इसमें। हर 3 बच्चे में 2 बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसमें मेन, जिन्होंने मेंस अटेंड करेगा। ठीक है अब। बस मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 35% तो लाना पड़ेगा। अगर 35% क्लियर नहीं हो रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और एचपीएससी भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, ना कोई अब देखो, लॉजिक। सेपरेटली 35% को क्वालिफाई करने के लिए हम हमारे साथ कनेक्ट करेंगे सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर को एक लाइव सेशन के अंदर। वो भी आपको बताएंगे, बट फिर भी एक जो मेंटलिटी होती है, जैसे एक स्टूडेंट है वही सोचता है कि 35% अचीव नहीं होता, हो ही नहीं सकता, उसका ये लाइक मेंटल लेवल है। एक ये सोचता है कि हाँ 35% मैं कर लूंगा जी जान लगे कैसे भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सिर्फ 35.1% अगर आपने मार्क्स ले लिए, चाहे आप इंटरव्यू में सिर्फ अपना नाम बता के आ जाओ, कोई इश्यू नहीं उसके अंदर, आप सिलेक्टेड हैं। तो एक एडवांटेज है 35% को इस टाइप से देखना है कि 35% नहीं, वो आपका एक जो फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे प्रिपरेशन हो सके, जॉब करता हूँ और मान लो अब शुरू से शुरू करूंगा, इस पे आप क्या कहोगे। अभी से अगर कोई स्टार्ट करा और जॉब भी कर रहा हो। कर सकते 30-40 टाइम्स, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 9 to 5 जॉब है आपका, सुबह आप कम से कम 2 to 3 आवर्स आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कंटेंट्स। एंड उसके बाद शाम को भी जो टाइम मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दो शाम के टाइम पे। जैसे 5 बजे जब आपके कंप्लीट होता है वर्क लाइफ, 6 बाई 6 आप स्टार्ट करो। इवनिंग सेशन में आप 5 to 6 आवर्स स्टडी को दे देना। उसके बाद सुबह 3 आवर्स, देखो इसमें मैं 4 आवर्स आपको ऐसा कहना समथिंग चाहूंगा, एटलीस्ट। जिसका भी ये डाउट है एंड आगे भी ऐसे कोई डाउट्स आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड कर लो सिलेबस को। एंड उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड फाइल शेयर करने वाला हूँ, उसमें डे वाइज मैं सिलेबस को डिवाइड कर रहा हूँ कि फर्स्ट डे मेरे को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी सूट करना है तो उसमें थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। उस अप्रोच के साथ जाओगे, उस मेंटल लेवल के साथ जाओगे कि हाँ दिन में सिर्फ 10 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, तो छोटे बड़े सारे उसमें हैं, तो आप डेफिनेटली नियर द जॉब रहोगे कि हाँ अब सिलेक्शन की फेज में है। क्योंकि एक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है, ऐसे रैंडम नहीं पढ़ना, आज कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लिया, आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इसके अंदर बनानी सही पड़ेगी। बात है। आप जो शेड्यूल करेंगे ना तभी हो पाएंगे, क्योंकि आप 30 डेज है, 30 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल करो, फर्स्ट डे में कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करना है। पूरा सिलेबस को आप डिवाइड कर लो और उसको टेबल बनाओ, कौन सी डेट में कितने कितने करनी है। एंड हर 7 दिन के जो शेड्यूल है उसमें एक दिन रिजर्व रखो, ताकि क्योंकि हर दिन जो पढ़ाई है वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो प्लानिंग है उसकी अकॉर्डिंग नहीं जाता। एक आधा बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, ऑफिस में काम हो जाता है और घर में काम हो जाता है, या कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। इससे जब स्केड्यूल आप लगातार लगाते हो, लगाने के बाद क्या होता है, स्केड्यूल ब्रेक हो जाता है। जब स्केड्यूल ब्रेक हो गया तो आपके पूरा डिसिप्लिन टूट जाएगा। इससे बढ़िया आप हर 7 दिन के बीच में ना एक रिजर्व डे रखेंगे ना। इसमें क्या होता है, अगर बीच में कुछ दिक्कत हो गया, कुछ सिलेबस पेंडिंग हो गया, वो रिजर्व डे में कवर हो जाएगा। आपकी स्केड्यूल लगातार चलते रहेगा, ब्रेक नहीं हो। ठीक है, तो हम भी उसमें इस टाइप से ऐड कर देंगे एक्चुअली। एक रिजर्व जैसे डे मैंने रख। आपको शेड्यूल दिखाया था, हमने जो मैनेजमेंट के सिलेबस में किया है, हम्म। तो वैसा शेड्यूल में बात करूँ वैसे बस। ठीक है हाँ, सही रहेगा वो जो सिलेबस डिवाइड करके। सर, प्लीज नोट्स प्रोवाइड करो, और सभी सब्जेक्ट की आपको पता है सबने तैयारी छोड़ रखी है, प्लीज नोट्स प्रोवाइड करो एटलीस्ट जिन्होंने बैच, देखो बैच के अंदर हो वैसे भी हम बात करें तो ऑलरेडी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, बट आई वुड लाइक टू से आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें से आपको अपने नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे। काफी लोगों को ये क्योरी होती है कि हम किसी के रेडीमेड नोट पढ़ लें, देखो वो आपका माइंड डिटेल नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, डेफिनेटली हमारी साइड से आपको मिल जाएंगे, बट एट द एंड आपके नोट्स ही आपको लास्ट एग्जाम का एक दिन बचेगा तो उसी से आप रिवाइज कर सकते हो, किसी दूसरे के नोट से या फिर बुक से आप रिवाइज नहीं कर पाओगे इतना सारा कंटेंट। हाँ, एक और चीज़ है, वो जो भी पर्सनल नोट्स होता है, पर्सनल नोट्स वेरी स्पेसिफिक होता है। अब मैं पर्सनल नोट्स बनाऊँ मेरा, जो होता है, एक होता है मटेरियल, जो संकल्प बैच में हम सब कुछ करके दिया, जितने भी सेक्शन हम पढ़ाया था, डिटेलली 1 to 1 कवर करके हमने मटेरियल अपलोड किया, उसको डिटेलली वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया।
और उसके बाद अगर मैं पर्सनली अगर कोई नोट्स बना रहा हूँ, मैं मेरी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के ऊपर बना दूंगा ना। जिसमें मेरा स्ट्रेंथ है, जिसमें मेरा कोर सब्जेक्ट है, जिसमें मेरे को सब कुछ पता है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जिसमें मेरा वीकनेस है उसका ज्यादा नोट्स बनाऊंगा। And हर बंदे की, हर एस्पिरेंट की जो नोट्स होता है वो स्पेसिफिक टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होता है। दूसरी इसीलिए चीज दूसरों की नोट्स हमें काम नहीं आएगा। नहीं, जितना आप हमारे ज्यादा खुद का नोट्स लिखोगे तो क्योंकि वहां पे भी आपको लिखना है, वहां पे आप ये थोड़ी ना कि उसके नोट्स से वो कर सकते हैं। आप अगर जितना ज्यादा लिखोगे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी। अपने नोट्स जरूर बनाए। नेक्स्ट है, सर प्री क्वालिफाइड हूँ, वर्किंग भी हूँ, 4 यूनिट सिलेबस खत्म कर चुका हूँ, अब कैसे मैनेज करूँ, थोड़ा गाइड। देखो लास्ट अटेम्प्ट बता रहे हैं, मैंने जैसे ही करना है, जितना कर लिया जस्ट गो थ्रू विद। हाँ, सिलेबस की कॉपी रखो, 4 यूनिट कर ली तो 4 पे टिक मार्क रखो। बाकी जो बच गई उनको आप उसमें फिट कर सकते हैं कि हाँ, इस दिन मेरे को ये 4 टॉपिक पढ़ने, इस दिन ये 4 टॉपिक पढ़ने। देखो ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा अभी तक, बट आपको मैं HPSC आईडी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पे जब शेयर करूंगा तो यू विल बी लाइक कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैटर और नॉट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्पेसिफिक। देखो ग्रामेटिकल का ऐसा है, मान लो अगर आपने एग्रीकल्चर को भी ऐसे घुमा के कुछ कुछ लिख रहे हो AGIR है तो थोड़ा सा नोटिस हो सकता है। अगर पूरे पेज में 2-3 वर्ड हैं, नो दो इश्यू। तीन वर्ड तो चलता है, क्योंकि जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हो गया उसमें थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना। एक नॉर्मल सी टेंडेंसी, अगर कोई एक स्पेलिंग में एक वर्ड इधर इधर भी हो गया ना, ब्रेन इतना फास्टली पकड़ नहीं पाता, क्योंकि जब रीडिंग के टाइम अपने आप सही रीड हो जाता है, इतने में वो कोई दिक्कत नहीं। बात आता है जो बेसिक चीजें है, जो टर्मिनोलॉजीज है, उसमें ब्लंडर्स करते हैं। उससे क्या होता है, जो क्वेश्चन पेपर जो करेक्शन कर रहा है उसकी माइंड पे ये इमेजिनेशन आता है, जो बेसिक सी चीज का जो स्पेलिंग गलत लिख रहा है तो इम्प्रेशन बहुत एक बैड बन ह्यूमन जाता है। जो बेसिक चीजें हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही अब स्पेल करना पड़ेगा। और बाकी कोई कॉम्प्लिकेट चीज है उसमें ये एक इधर उधर हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो अननोटिस चले जाएगा। काफी बार हम फास्टली नोट्स पढ़ते हैं, उसमें टेक्निकल एरर्स होता है, इवन बेस्ट रेफरेंस बुक्स में भी ऐसे टेक्निकल एरर्स होते हैं। स्टूडेंट को मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि एक तो आप कोशिश करो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना। मान लो अगर फ्लो चार्ट्स आप डाल दो उसमें, कि वो चीजें आपकी कवर अप हो जाए, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है वो कमियां निकालता है, चाहे वो एग्जामिनर हो कोई भी हो। हम्म। ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है मेरे को भी काफी बार मिलते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं फिर वो चीज नेग्लेक्ट हो जाती है। अगर किसी ने सिर्फ मिस्टेक्स कर रखी हैं, बिल्कुल जनरल सी चीजें हैं और कुछ भी एड ऑन नहीं कर रखा, तो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर पीछे लेके जाएंगे। एंड ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हो, ये बार बार लिखने से, राइटिंग प्रैक्टिस रखो, बिल्कुल। उससे सुधर जाएगा। क्योंकि मिस्टेक्स, अगर राइटिंग मिस्टेक्स में, स्पेलिंग मिस्टेक में अगर बहुत बेसिक सी चीज़ अगर मिस्टेक कर रहे हो आप, फिर उसमें दिक्कत होगी। इसमें जो फियर आपका तभी चलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, तभी आपका फियर फियर से आप बाहर आ जाएगा। ठीक। हाउ टू प्रिपेयर हरियाणा स्पेसिफिक। देखो हरियाणा स्पेसिफिक 17 यूनिट है हमारी, हर एक यूनिट में हरियाणा स्पेसिफिक नहीं डालना। जैसे कौन कौन सी यूनिट में हरियाणा स्पेसिफिक आपका काम करेगा, फर्स्ट आपका इकोलॉजी के अंदर हरियाणा ने अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए 100% टैक्स फ्री किया है वो आप डाल सकते हो। एंड फॉरेस्ट्री में फिलहाल जो मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज इतने लाइक हम प्लांट लगाएंगे उसको आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटेंशन की कुछ सर्विसेज हैं उसको डाल सकते हो। देन हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए हमारे जो मिशन चल रहे हैं उनको डाल सकते हो। फूड प्रोडक्शन को लेके फिलहाल हमने जो TDS के अंदर ऑयल को ना देके मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट किया है उसको लिख सकते हो। तो कुछ यूनिट है जिसमें हरियाणा का डाला जा सकता है, बट एक चीज का ध्यान रहे, हर एक आंसर के अंदर हरियाणा का एंगल नहीं डालना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। जहां पे भी रेफरेंस दिया जा सके दीजिए। अराउंड 15 क्वेश्चन है तो 4 से 5 आंसर में आप हरियाणा का रेफरेंस दीजिए। मोस्टली आंसर रखो पिन टू द पॉइंट, मतलब जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर करो, जो डेफिनेशन है उसके रिलेटेड चीज है वो लिख लेना। ये नहीं कि मतलब वो ये क्वेश्चन आया मतलब उसके बारे में नहीं पता and कुछ भी स्टोरी लिख के आया, कोई फायदा नहीं है वहाँ। आपकी टाइम किल हो रहा है। अगर कुछ भी पता नहीं है तो कुछ ना कुछ बेसिक डेफिनेशन से मैनेज करो। अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर आप मैनेज कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट ही है, वो आपको जीरो मिलने वाली है उसमें, अगर बिल्कुल भी नहीं पता हो तो। ठीक है। रिलेटिव चीज। टेस्ट सीरीज का टाइम देखो, जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज लिया था एंड वो एक्सटेंशन के रिगार्डिंग है तो आपके रिस्पेक्टिव उस पे आईडी के ऊपर मैसेज चला जाएगा, डोंट वरी, वो सारी चीजें हमने कंसीडर कर रखी है। तो ऐसी जो क्वेरीज आएंगी उनको मैं भी स्किप कर रहा हूँ, तो किसी भी बैच में हो या फिर उसमें वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है मेंस की फाइनल डेट कब तक मिल सकती है। मेंस की डेट ऐसा है, मिलने को आज भी मिल सकती है, बट कल 14 अगस्त को HPSC वर्सेज प्रोमिला का जो केस है उसकी सुनवाई है, तो उसके बाद आपको डेट मिल सकती है। दूसरी चीज, जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग था कि जजमेंट में क्या आया था, जजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि जो 25% का क्राइटेरिया वो स्टूडेंट ने, जो पेटिशनर थे उन्होंने अचीव नहीं किया था, उसके भी यहाँ पे सारी आपकी पिटीशन को डिसमिस किया जा रहा है। अब एक ये डाउट है कि डबल बेंच में जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, बट हरियाणा में अभी तक इनको मतलब जो गए भी हैं कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। ठीक है।
मोस्ट प्रोबेबली फिर सुप्रीम कोर्ट बचता है। वो सब देखो इंडिविजुअल फाइट्स हैं। फिलहाल जो रियलिटी है कि आप एचपीएससी अभी एग्जाम शेड्यूल डालने वाली है एंड एग्जाम आपका बहुत ही जल्दी होगा, तो उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट है सर, प्लीज अरेंज ऑफलाइन टेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 days बिफोर मेंस फॉर रियल लाइफ। देखो ऑफलाइन में पॉसिबिलिटी हम वैसे तो कम है, बट कोशिश करेंगे द सेंटर जहाँ पे भी हो सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जहाँ पे हो, सिर्फ एक टेस्ट का रखा जा सकता है, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम टेस्ट हमारे गूगल मीट के थ्रू रहने वाले हैं। आपको ये है कि अपना कैमरा ऑन करो, बैठ के लिखो, वो फिर इन्वायरमेंट आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, लाइब्रेरी में कर सकते हो, अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है। विल बी देयर एनी चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन हरियाणा एस्पिरेंट इन इंटरव्यू एज आई सी मैनी पीपल प्रोटेस्टिंग, ये सब ये तो आप एक बार एड्रेस करो इनको, क्या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन की तो वैसे देर इज़ नो चांस, क्योंकि जब हमारी इंटरव्यू हुआ था 2023 में, उस टाइम डायरेक्टर ने सीधा हमें यही बताया कि जब इंटरव्यू से पहले हम डायरेक्टर आया था, तभी जस्ट हम वेटिंग हॉल में था, फिर उन्होंने ये बताया कि आप पैनल में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर से साइंटिस्ट हैं, हम ऑलरेडी उनको गाइडलाइन दे चुका है। वो आपके नाम नहीं पूछेंगे, आप कहाँ से ग्रेजुएशन कर रखा है, आप डिग्री कहाँ से कर रखा है, ग्रेजुएशन लाइक हरियाणा से किया या बाहर से किया, ये भी नहीं पूछेंगे। आप सिंपली क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लेना। अगर गलती से, हमने गाइडलाइन तो ऑलरेडी दिया है इंटरव्यूअर्स को, पैनल को, अगर गलती से अगर वो पूछ भी लिया तो आप ये बता देना, वी आर नॉट सपोज टू रिवील द पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी, ठीक है। पर्सनल आइडेंटिटी एंड ठीक, डिटेल्स देखो ऐसा हर कुछ भी नहीं इन है। पर्सनली अगर आपको बताऊं, देखो आपके अलावा भी, जैसे मैं हरियाणा हम्म, से, आप नॉन हरियाणा हो, अगर एक जेन्युइन चीज आपको बताऊं तो अगर एचसीएस का एग्जाम आप उठा के देखेंगे तो उसमें फर्स्ट रैंक अदर देन हरियाणा के स्टूडेंट ने ली थी। ठीक है। लास्ट एचडीओ के टाइम पे अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट नॉन हरियाणा से थे, आपकी रिक्रूटमेंट में थे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट हरियाणा से भी होंगे और आपके वहां से भी 50% का रेशियो है। बट वही है, अब आप जितना तैयारी करोगे, कोई स्टूडेंट ये सोच के नहीं तैयारी करेगा कि हरियाणा में मेरे को नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलने वाली उसको, अगर वो तैयारी नहीं कर रहा। ऐसा ही हरियाणा वालों के साथ भी वो ये सोचेंगे कि हरियाणा वालों को नहीं मिलेगी, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो तैयारी कीजिए, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कंप्लीटली मेरिट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, आप जितना परफॉर्म हाँ, कर सकते हो। क्योंकि ये मेंस सर्टिफिकेट 87.5% इसका वो है अपना मेंस का, तो विदाउट अब एंड। सारा अगर फोकस इसी पे करें, क्योंकि मान लो अगर मैंने 87 में मैक्सिमम स्कोर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट से मैं 10 नंबर आगे हूँ, तो वो 10 नंबर वो कभी भी किसी भी कॉस्ट के ऊपर, इंटरव्यू में मेरे को मिनिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं, उसको मान लो 10 भी मिल गए तो 4 नंबर ही वो आगे निकल सकता है, वो पीछे 6 नंबर पीछे रह गया। तो इंटरव्यू को लाइक इतना महत्व ना देते हुए मेंस को सारा वो देख लो। इंटरव्यू में तो डेफिनेटली करना है, बट इंटरव्यू इज नॉट लाइक सिलेक्टिंग फैक्टर नहीं है, सिलेक्टिंग फैक्टर इज मेंस। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मार्क्स से भी ज़्यादा, वो वर्स्ट सिनेरियो में वर्स्ट परफॉर्मर एंड बेस्ट परफॉर्मर के बीच में गैप होगा इंटरव्यू में 4 मार्क्स, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। टॉपर को मिलता है 8.5 आउट ऑफ 12.5, मैक्सिमम 8.5 एंड जो वर्स्ट परफॉर्मर है उसको मिलता है अराउंड 4.5, इससे कम तो नहीं, मिलेगा वो एक जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क डिफरेंस। एंड ऊपर से मोस्टली जिनका मेंस से सिलेक्शन हुआ, एंड आप बिलीव भी नहीं करेंगे, जितने लोग इंटरव्यू पहुंचेंगे ना, वहाँ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि 35% क्राइटेरिया ईजी है, 100 में 35% क्राइटेरिया ईजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो इंटरव्यू तक पहुंच जाएगा, मान लो उसकी नौकरी ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि एचपीएससी के सारे एग्जामिनेशन पैटर्न देखना, जितने लोग भी इंटरव्यू देते हैं लगभग 99% देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि 1:2 1:3 रेशियो तक पहुंचता भी नहीं है। मोस्टली जाएंगे 1:1 या 1:1.2 अगर 1000 पोस्ट है तो 1200, 1000 एक आधा बार तो बहुत ज़्यादा कम, हमारी टाइम पे तो 600 पोस्ट है, तो 50 लोग हम इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू से ज़्यादा मेंस है, मेंस आपका डिसाइड करेगा। मेंस आपका अच्छा गया तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया, आप एडीओ बन जाएंगे। अगर ये मेंस आपका सही नहीं है तो फिर नो वन वी कैन सेव यू। मेंस को ऐसे मान के चलना है कि एडीओ अगर बनना है तो मेंस के थ्रू ही बना जा सकता मेंस है, ही एज सिंपल बनाता एज दैट। है, मेंस ही बनाता है। इफ वी गेट सेट 60 to 70 मार्क्स इन मेंस, हाउ रेलेवेंट शुड बी इंटरव्यू मार्क्स, कैन, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच, ठीक हो। मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें इसके ऊपर हम डिस्कस कर ही रहे हैं। सर करंटली आई एम वर्किंग इन ग्रेड सी गवर्नमेंट जॉब इन दिल्ली दिल्ली इन डीडीए। डीडीए, दिल्ली डेवलपर 6 घंटे डेटाबेस। हैं मेरे पास, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, कंप्लीटेड माई सिलेबस 2 मंथ अगो बट ड्यू टू जॉब प्रेशर रिवाइज नहीं किया है, प्लीज प्रोवाइड रोड मैप। ठीक है, ये रोड मैप आपको एचपीएससी एडी अपडेट इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना। सर क्या 2 पेज इनफ रहेंगे एक क्वेश्चन के लिए? देखो मैंने अभी आपको बताया भी था, जैसे 4 पेज मिल रहे हैं,
ऐसे एक पेज उसको दोनों साइड, ऐसे 2 पेज मिलेंगे, तो 4 पेज हो चार गए। पेज मिल एंड जाएगा। क्वेश्चंस आपके प्रिंटेड होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट 2 पेज तो लिखोगे लिखोगे, एक और ट्राई करो उसमें 2.5 पेज। आराम से भर जाएंगे। आप जितना ज़्यादा सोच रहे हो ना, 4 पेज है, 4 पेज तो 3 पेज आराम से भर जाएंगे। रीज़न ये है, उसमें कुछ ना कुछ एक फ्लो चार्ट होगा। फ्लो चार्ट ही अराउंड 40-50% ऑफ द पेपर ऑक्यूपाई करेगा। हम्म। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप डिस्क्रिप्शन, आप सोच रहे हो 3 पेजेस आराम से भर जाएंगे। आज आप बैठ के लिखो कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उस कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन उठा के आप लिखो, 3 पेजेस आराम से भर जाएंगे। विद डायग्राम 3.5 हो जाएंगे, और वो पता भी नहीं चलेगा आपको, इतना जल्दी आप 3 पेजेस भर लिए। बिल्कुल। मेंस कब होगा बता दिया, सब्जेक्टिव होगा भाई। कॉपी प्लेन, कॉपी आपकी प्लेन मिलेगी एंड साइड में मार्जिन होंगे। प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट सिलेबस शॉर्ट नोट, ठीक है सर। प्लीज सजेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग, ये भी बता देंगे, डोंट वरी सर। प्लीज चेक आंसर शुरू करने, रिवीजन के लिए संकल्प बैच में शुरू कर दीजिए। देखो जो भी है विल स्टार्ट, एंड आपके कंप्लीट जो है उसको इवेलुएट किया जाए। हाउ टू राइट क्वेश्चन इन प्रिंटेड फॉर्म और पैराग्राफ फॉर्म, पॉइंटेड फॉर्म। देखो ये आपके ऊपर है, आपका माइंड किसके साथ अलाइंड है, आपका हैंड है वो किसके साथ अलाइंड है, आपका स्ट्रक्चर किस में अच्छा निकल के आ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको मांग लेता है तो कि सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, तो आप उसमें कैसे भी बता सकते हैं, ठीक है। बट ज्यादा प्रेफर अगर करें तो पॉइंट वाइज ज्यादा सही रहेगा। अगर आपने पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े लिख दिए तो आई डोंट थिंक वो उसको पूरा पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपके आंसर पढ़े जाएंगे, पर उनको इतना एक्सपीरियंस है कि कौन सा रेलेवेंट है कौन सा इरेलेवेंट है। मतलब पैराग्राफ में हम कब लिख सकते हैं, जब हमें कोई स्टोरी बतानी हो, हम्म। उस टाइप में काम करेगा। तो मोस्टली आप कोशिश करो आप फ्लो पॉइंटेड चार्ट प्लस पॉइंट फॉर्म को इनको मिक्स करके चलो। मोस्टली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पॉइंटेड वर्जन सही रहेगा। मोस्टली आप जब भी क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा, तो फिर आप जो कीवर्ड्स है क्वेश्चन से स्टार्टिंग से फर्स्ट आंसर से, कीवर्ड्स जो आप हाईलाइट करते जाना, अंडरलाइन करते जाना उसको, ताकि एग्जामिनर को वो इजी हो जाएंगे जो कीवर्ड्स सारे कलेक्ट करके। फिर वो एक अच्छी इंप्रेशन बनेंगे एक स्टैंडर्ड आंसर की। ठीक है। नेक्स्ट है सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्वेश्चन को इंग्लिश में। एक हिंदी मीडियम के लिए मेरा ये सजेशन है कि आप एक तो अपनी ग्रामर की चीज़ों के ऊपर फोकस करो। एंड देखो प्री भी आपका इंग्लिश में ही आया था, तो इसमें सिर्फ जो रेलिवेंट मीडियम वही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें तो सिर्फ इतना है कि अपना जो भी सिलेबस दिए गए हैं उनको एक बार समझो आप, उसके बारे में क्या है, फिर ट्राई करो लिखना, अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब पहले इंग्लिश बनाओगे फिर उसको हिंदी में समझोगे, ऐसा नहीं है भाई। जितना सिंपल करके इंग्लिश में समझ सकते हो, चाहे एआई की हेल्प लो। आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं, उससे आप सीख सकते हैं। मेंस में 125 टॉपिक बता रहे हैं। मैंने 2000 से एचपीएससी एचसीएस एग्रीकल्चर का देख लिया। आई फाउंड दैट ओनली 45 यूनिट्स हैव बीन आस्क्ड एंड sorry 80 units have been asked repeatedly while 45% not asked since 2000, what should I do। देखो ऐसा नहीं है कि उन्हीं में से पूछा जाएगा। आपके पास 17 यूनिट है। अब एक तो ये समझो कि कितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, 15 क्वेश्चंस रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। और एचपीएससी फिलहाल क्या करा, जब भी उनके ऐसे ज्यादा यूनिट बन रही हो नंबर ऑफ क्वेश्चन से, तो वो करती है कि पार्ट ए पार्ट बी कर देते हैं। पार्ट ए में आपको क्वेश्चन मिल सकता है यूनिट नंबर 1 का, पार्ट बी में यूनिट नंबर 2 का। इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड इस टाइप से आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे 5-5 नंबर के। तो फोकस करो, सारे यूनिट को अपना करो। एंड ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएंगे, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, उसमें आपने टॉपिक्स कर लो। बट ये रिलाई मत करो कि एचपीएससी के एचसीएस के एग्जाम से आएगा या फिर यूपीएससी से आएगा। पैटर्न कितना इवोल्व हुआ है पिछले 3 साल के अंदर, एआई से मतलब कितनी हेल्प ली जा सकती है। एंड डेफिनेटली एचपीएससी भी ले रही है, एग्जामिनर्स भी ले रहे हैं, चाहे उसको चेक करने के अंदर हो या फिर क्वेश्चंस को फ्रेम करने। पहले एक एग्जामिनर एक लिमिटेड अमाउंट में ही सोच सकता है, तो सिंपल चीजों को डालता है, चाहे तो कितना भी कमांड देके मतलब कितना भी हार्ड बना सकता है। तो डेफिनेटली एआई को आप यूज कीजिए पॉजिटिवली, ठीक है। आई हैव 29 मार्क्स, डज कट ऑफ रिवाइज। एक तो ये चीज क्लियर, मतलब एचपीएससी ने भी क्या पता भी रिवाइज कर भी दे, बट कोर्ट की गाइडलाइंस ऐसी नहीं है कि रिजल्ट को रिवाइज कीजिए। कोर्ट ने कहा कि आपके जो केस थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जैसा आप पहले चल रहे थे वैसा ही चलना है। ठीक है, एंड कल की अगर आपकी जो हियरिंग थी तो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली कहा गया बाय द ऑनरेबल जज की जो पर्टिकुलर आपकी है इनको डिसमिस किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ 25%। पेटिशनर नहीं सिक्योर किए। अब जो स्टूडेंट मेंस लिखने वाले हैं, तो जिनका सिलेक्शन हो रखा था 2122 में, वो तो डेफिनेटली लिखेंगे। अगर कुछ एड ऑन होता है तो एचपीसी के ऊपर डिपेंड है। एनी बैच ऑन योर ऐप, यस आप सिंगल बैच या फिर रिवीजन बैच देख सकते हैं। बट
अगर एचपीएससी आपके एग्जाम शेड्यूल कर देती है, अगर कोई स्टूडेंट उनमें एनरोल रखा तो आपका उसमें शिफ्ट करते हैं, डोंट वरी। सब एक बार चेकआउट करें एंड अपने अकॉर्डिंग मतलब स्ट्रेटजी बनाएं, बट एचपीएससी एडी अपडेट्स पे आपको जो हम एक रोड मैप बना के देखेंगे उसके साथ अलाइन करोगे, आपको हेल्प मिलने वाली डेफिनेटली, आप एक डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और कहाँ से करें? ऑलरेडी आप जो पढ़ के गए एग्जाम में वही तो सिलेबस है, मतलब मेजर सिलेबस तो ऑलरेडी कवर कर रखा है। जब प्री का सिलेक्शन लिस्ट आ गया एंड प्री सिलेक्शन एंड केस के बीच में ऑलरेडी आपने कवर कर चुका है। एंड ये जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस भी नहीं है, जो हम ऑलरेडी 4 इयर्स जो बेसिक एग्रीकल्चर में पढ़ के आए इतना तो पता है। जो भी कंटेंट है उसके बारे में कम से कम 5 मिनट तो बात कर सकते हैं, चाहे वाटरशेड हो, चाहे कोई भी हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हो, क्रॉपिंग सिस्टम हो, इसमें बात कर सकते हैं। ये इतना बड़ी बात नहीं है। यानी मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम से कंपेयर करके बहुत ज़्यादा सेफ गेम है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको आंसर पता तभी आप टिक मार कर सकते हो या आप मैनेज कर सकते हो, और ऊपर से आपके 35% क्राइटेरिया क्लियर करनी है एंड जो आपके सिलेबस है उससे ही क्वेश्चन आने वाली है। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आराम वहाँ से पे प्रिडिक्ट एक कर आंसर सकते हो। आपका बिल्कुल सही है, वैस वही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपने जो लिखा है अगर आप उसको जस्टिफाई करें, डेफिनेटली आप कुछ मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है सर, आई वाज कंटिन्यूस इन माय प्रिपरेशन बट स्लो इन राइटिंग, हाउ टू गुड आंसर, ऐड सफल द टेस्ट सीरीज ओल्ड टेस्ट सो दैट स्पेसिफिक। ठीक है, ये कर देंगे। एंड टाइम इवैल्यूएट इन associate mock test series provided affordable price and give advice other exams like assistant extension officer, ओके, आईबीपीएस सीएफओ। एक बार वैसे काफी लोगों में डाउट है, कॉमन कैसे तैयारी करें, कोई भी अगर पैरेलली एक एग्जाम को और तैयार करे? कॉमन सिलेबस को टारगेट करो, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सिलेबस इसमें मेंशन्ड है वो एएफओ में भी है, लगभग अब जो एक ना वो काम एंड आएगा। गोल देखो, फिलहाल मतलब अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली कि एडीयू अपनी मिड ऑफ स्टेज पे है सिलेक्शन हम्म, में, मतलब जो कंप्लीट होने की तरफ, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जो स्टूडेंट हरियाणा का बता रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, ओके, तो वो एएफओ एंड हरियाणा, इसके बीच में। हाँ तो वो क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड एएफओ हैं वो तैयारी कर रहे हैं, किसी की पोस्टिंग आपके आउट ऑफ द स्टेट है, वो हरियाणा में आना चाह रहा है, समझ तो गया। आप क्यों ना उस ट्रैक पे चले जहाँ पे चांसेस भी ज्यादा हैं। अब ये देखो कि एडीयू के साथ एएफओ को मैनेज करना है बस, उसके जो शॉर्ट नोट्स जो उनको कर लो। मेरे हिसाब से अभी तो टाइम है एएफओ की ओर, एंड आप पहले फोकस करो। एएफओ में भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है, इसमें भी एग्रीकल्चर पढ़ना है। जो कॉमन सिलेबस है एडीओ की तैयारी करो, वो एएफओ में भी हेल्प आने वाली है। एंड ऊपर से जो इन कंपैरेटिव टू वर्क कल्चर एंड प्रेशर की बात करें तो एएफओ से बहुत गुना एडीओ बेटर है। तो ऑब्वियसली ये बेटर ऑप्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वर्क लाइफ। सेकेंड थिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपका एएफओ में सिलेक्शन होने की जितने प्रोबेबिलिटी है, ये एडीओ में होने अराउंड की जितने कितने स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी है। एएफओ देते हैं हर साल? इतने लोग दे दें इसमें कंपटीशन में, पहले आप 1:50 1:60 से आप प्रीलिम से मेंस में आ जाएंगे। पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद मेंस क्लियर करो, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। उसमें 1:5 रेशियो है। मतलब इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी आपका एडीओ से भी बेटर प्रोबेबिलिटी में रहेगा। आपकी ये कंफर्मिटी नहीं है तो फिर आप बेटर ऑप्शन चूज करो ना उसमें। आपका एडीओ सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होंगे, चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन में। आप अगर सही चूज करेंगे तो एडीओ को चूज करो एंड इसमें सबसे ज़्यादा टाइम दो। सर सिंगल बैच में रिवीजन करवा दो, ठीक है भाई। सर क्या स्टे हट गया? डेफिनेटली हट चुका है। फर्स्टली आप जैसे भी कंटिन्यू करोगे हमारे लिए बेटर ही करोगे, डेली का शेड्यूल कीजिएगा अपने क्लास में, वो बहुत सही है प्रोवाइड। ठीक है, वो सारे हम करवा देंगे, बस एआई मेड क्वेश्चंस। ठीक है भाई, देखो जो आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी ऐड ऑन करना है वी आर वर्किंग ऑन इट। आप लोग थोड़ा सा कनेक्टेड रहें एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे, सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सर आपकी लाइव टेस्ट सीरीज में वीडियो रिकॉर्ड भी मीन्स फॉर रेडियो। एक जो भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा बैच हम लें, तो आप संकल्प बैच ले सकते हैं, एंड रिवीजन बैच भी है। उनमें से जो भी आपको लगे आप एक बार चेकआउट करो, डेमो क्लासेस देखो। दूसरा ये है, उन दोनों बैच के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, बट जिस दिन फर्स्ट डे आपने बैच लिया तो अपना शेड्यूल बनाओ एंड जितनी भी क्लासेज हैं प्लीज उनसे गो थ्रू करो। सारे टॉपिक्स अगर आपने एक बार सुने हैं तो यू विल बी एबल टू राइट ए गुड आंसर सिर्फ सुनने के ऊपर ही। एंड जो वो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है, हमें किस चीज़ को सुनते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। आप किसी चीज़ को देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगी माइंड के अंदर। ठीक है, एक स्टूडेंट जब खुद पढ़ता है, मान लो मैं भी पढ़ रहा हूँ,
तो बुक से हम सिर्फ उतना ही गेन कर पाएंगे जो हमारा माइंड लेना चाहे, जो आसान चीजें हैं। तो वीडियोज में हम कोशिश करते हैं बेस्ट टू बेस्ट उसको आंसर बनाने की। ऑलरेडी सारी चीजें हैं, तो एक बार आप चेकआउट करें। सर क्या एचपीएससी दोबारा रिजल्ट नहीं भाई, रिजल्ट अपलोड करने की पॉसिबिलिटी तो कम है। बाकी देखते हैं। क्विक रिवीजन ऑफ द सिलेबस, ठीक है। हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर लाइन टू लाइन, हाउ मच वर्ड स्पेस सफिशिएंट। सफिशिएंट जैसा आप ये मानो जितना आपको स्पेस मिला हुआ है, वो फर्स्ट पेज के ऊपर जो पहला पेज है उसमें आपको 2 लाइन 3 लाइन के अंदर जो क्वेश्चन लिखा है वहीं पे आपको प्रिंटेड मिलेगा। फिर उसके बाद जितना भी स्पेस है वो आपकी एक वर्ड लिमिट है, उनको आप चाहे तो कंप्लीट कर लो। अदरवाइज 250 वर्ड्स का आप टारगेट लेके चलो कि 250 वर्ड्स आप कितने हो रहे हैं। पहले एक वर्ड लिमिट थी 300 वर्ड्स की, अभी कोई लिमिट नहीं है। अब जितना लिख सकते हो उस पर लिख लो। दूसरा है जेल पेन का या फिर V7 का, तो एचपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ओनली बॉल पेन आर अलाउड। जेल पेन इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि V7 तो वैसे ठीक लगता है उसमें, बट अगर आपकी राइटिंग आपस में उसमें हो गया सीट वगैरह का, तो वो कहीं ना कहीं चिपक सकते हैं, तो उसके लिए जेल पेन्स को अलाउड नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन, ठीक है, करवा देंगे। मेंस की मोस्ट अफोर्डेबल, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल डेट एंड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, मतलब टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम यूट्यूब पे भी करेंगे, आपके जो बैच हैं उसके अंदर और डिटेल में करेंगे। तो वेट कीजिए, अभी जस्ट हम जो कॉमन डाउट्स हैं जिनको हम इस टाइम में जैसे 1 घंटे में सारे डाउट्स ले रहे हैं, तो वो जो डाउट्स हैं उसको हम बता सकते हैं बस। मेंस की मोस्ट प्रोबेबल, सर प्लीज स्टार्ट पीवाईक्यू सीरीज ऑन यूट्यूब स्टूडेंट। पीवाईक्यू देखो, ऑलरेडी हम करवा रखे हैं इसमें वो डिटेल आपके में। बैच के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट है, एंड यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा पॉसिबल इसलिए नहीं होता होता, एक तो जॉब है दोनों की हमें, ठीक है, फिर चीज़ें मैनेज करने के अंदर भी हम लोग को कंटेंट बनाना है, फिर उसको देखना है, फिर उसको डिलीवर भी करना है, वो लाइव क्लास भी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में चला जाता है। बाकी विल ट्राई जितना हो सकेगा यूट्यूब के ऊपर भी। हाँ, एक मैराथन सेशंस को लेके था, तो वो डेफिनेटली हम एट द लास्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत ही क्रिस्प होगा। ऐसा नहीं कि भाई उन मैराथन को पढ़ के सारा कुछ ही रिवाइज कर ले, वो जस्ट एक रिवाइज हम वैसे करवा रहे हैं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है, कोई टॉपिक ना छूट जाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सर माई टेस्ट सीरीज एक्सपर्ट है, इसके बारे में हो गया। सर क्या राइटिंग में ज़्यादा टिपिकल मुश्किल वर्ड्स यूज करने चाहिए या लैंग्वेज को सिंपल। भाई वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मान लो बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछ रखी है तो उसमें कोई खास जरूरत नहीं है, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी पड़े यू शुड यूज, बट अपनी जेन्युइन वो रखो। अब इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि एग्जामिनर यूनिक चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यूनिक चीज वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि क्रिटिकल थिंकिंग करो। मान लो हमारे जो नोट्स हैं उसके ऊपर 100% रिलाई ना करो। इसका मतलब ये है कि एज इट इज तोते की तरह उसको ना पढ़ो कि भाई यही रट लिया, रटना नहीं है, चीज को समझो, अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको डिफाइन करो, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर सभी स्टूडेंट सेम लैंग्वेज लिख के आए तो नंबर आपको कम से कम मिलने वाले हैं। तो हर एक स्टूडेंट से मेरी मतलब अपील है, रटने की बजाय समझने के ऊपर एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर रखो। अब इसमें एक छोटा सा ऐड ऑन करूंगा, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है आज। बेसिकली आपको जिस वे से, फॉर एग्जांपल आपको बोल के याद हो रहा है तो बोल के याद कीजिए, अगर आपको लिख के याद हो रहा है लिख के याद कीजिए। आपका ब्रेन जिसमें सबसे ज्यादा रिटेन कर पा रहा है उस मेथड को अपनाइए, उसी में यहाँ पे ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टिपिकल जैसा कुछ नहीं है, जितना सिंपल लिख सकते हो लिखिए उसको। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, बट वैसे अक्टूबर के आसपास। इफ स्टार्ट प्रिपरेशन टुमारो, क्या पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की। सिलेक्शन की सारे देखो 1/3 प्रोबेबिलिटी तो है। बाय डिफॉल्ट है। अगर एचपीएससी बिल्कुल रिलैक्स कर देती है, मतलब स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करती, तो हर तीसरे में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट है, ठीक है। हर दूसरे में और अब अगर बात इतने आती है लोग बैठेंगे प्रिपरेशन भी के नहीं। लेवल पे और कॉन्फिडेंस पे, तो अब अगर सारा सिलेबस कर लिया है, अपने सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, आपने लिख लिया है, तो 80 to 90% आप सिलेक्ट है, ठीक है। वो थोड़ा सा अप्रोच जो है वो सब आपको बाद में बता दूंगा कि मेंस में कैसे अप्रोच करना हम सबको, वो आप एक बार देख लेना। बट क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं, ये भी आपको सजेशन था फ्रॉम सिलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं रेदर देन किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो ये भी एक उसमें होता। मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस हो जाएगा एंड चेकिंग द सबमिटेड आंसर, ओके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी मोर फोकस्ड एज ऑफ नाउ, रेगुलर आंसर्स इवैल्यूएशन शुड बी देयर सो स्टूडेंट कैन मेंटेन कंसिस्टेंसी, ठीक है भाई। अब इसमें ना एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपके जितने भी टेस्ट हैं सेक्शनल टेस्ट, उन सब के मॉडल आंसर हम शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेस्ट लोग इतने हैं तो कोई ना भी चेक हो पाए, तो एक बार उनको कंपेयर कर लो अपने मॉडल आंसर के साथ।
ठीक है, बाकी जो फुल लेंथ टेस्ट आपके 5, उनमें ऑल ऑफ द हरियाणा के स्टूडेंट अटेम्प्ट करने वाले हैं। उसमें जो बेस्ट टू बेस्ट आंसर होंगे वो आपको बताए जाएंगे, और उसमें कोशिश करेंगे कि हर एक आंसर का इवेल्युएशन हो। अगर कोई आंसर इवेल्युएट ना हो पाए तो प्लीज उसको आप जो आपके मॉडल आंसर है उनसे कंपेयर कर लेना। ठीक, सर प्लीज मेक 30 डेज शेड्यूल, ठीक है, ऑल्सो वर्किंग हाईलाइट द कीवर्ड्स, ठीक है, हरियाणा रिलेटेड भी प्रोवाइड करवा देंगे, नो इश्यू। सर कुछ नहीं पढ़ा हुआ, पहले यही लग रहा था कि पेपर नहीं होगा, अब पता चला कि पेपर होगा, तो एंजाइटी डिप्रेशन फील हो रहा है बहुत ज्यादा। मन में यही डाउट है कि तूने नहीं पढ़ा, सबको सब आता है, तूने नहीं पढ़ाई करी। ये ऐसा कुछ समझ। नहीं होता, सारे लगभग ने प्रिपरेशन छोड़ दिया, ये सच बात है। जितने भी प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे पहले एक दो हियरिंग तक तो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब जितने भी एस्पिरेंट है वो प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे ही मतलब जो हियरिंग्स बढ़ते जाए लास्ट तक तो कोई नहीं था, कोई भी प्रिपेयर नहीं कर रहा था, सारे बुक्स छोड़ दिया। अब सारे दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सब बिगिनिंग से स्क्रैच से जीरो से स्टार्ट करेंगे। अभी भी टाइम है आपके पास, जितने टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। 30 डेज मिल रहा है, 45 डेज मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो फायदा है। अगर 30 डेज मिल रहा है तो आपको बाकी को भी 30 डेज ही मिल रहा है, 45 डेज मिल रहा है तो बाकी को भी 45 डेज मिल रहा है, रेस्ट देखो सबका सेम है। इसमें किसी को वरदान नहीं मिला हुआ कि तू एडीओ बनेगा या फिर तू एडीओ बनेगी, ये सारे आपके एफर्ट्स के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल मेरा माइंड सेट इस टाइप का है कि हाँ अब एग्जाम हो रहा है, मेरे को कैसे भी करके एडीओ का एग्जाम निकालना है, तो मैं एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में मारूंगा। फिर दूसरा, अगर मेरा माइंड सेट है कि यार इतना कम टाइम है, नहीं हो पाएगा, बाकी लोगों ने तो कर लिया, तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई किसी भी कॉस्ट पे, तो फर्स्ट इंट्यूशन आपका वही आपको हेल्प करवाएगा। ठीक है, तो वो इंट्यूशन अगर अभी तक नहीं बना है तो मेक इट, बिकॉज एक हम ये मान लेते हैं सारी पोस्ट आपकी फुलफिल हो जाएंगी 785, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ 785 सारे डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे सिर्फ वैसे ही पास हुए हैं, ये सच्चाई है। फ्री के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे मतलब रैंडम ही एग्जाम देने गए थे, अब उनके मैसेज आते हैं कि फ्री तो पता नहीं जैसे तैसे हो गया, अब मेंस कैसे करें, तो प्लीज उसका हिस्सा ना बने। जैसे किसी ने मेंशन कर रखा था 125 टॉपिक्स हैं, 125 टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, दिन के अगर 10 टॉपिक भी मैं करता हूँ तो 12.5 डेज और डिवाइड कर लो, अगर दिन के 5 कर रहा हूँ तो आप आराम से 20 से 25 दिन में कर लोगे। इससे सिंपल भगवान नहीं आएगा भाई कहने कि आप तैयार करो, आपको देखना है आपको एडीओ क्यों बनना है, आपको जॉब क्यों चाहिए, देयर आर मल्टीपल रीजन, माइट बी फाइनेंशियल या फिर आपको ट्रांसफर करना है, जो भी है, बट यू हैव टू वर्क। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ किसी की वीडियोस देख ली या फिर कुछ सुन लिया मोटिवेटेड, मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन रखो भाई। मोटिवेशन चलो ठीक अच्छी बात है स्टार्ट करने के लिए, बट कंप्लीट करने के लिए डिसिप्लिन आपको चाहिए। ठीक है, चलो, डोंट फील लाइक कि ऐसे वर्डिंग, बट जस्ट टू सच्चाई दिखाने के लिए। ओके सर, V7 पेन वैसे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ना ना, थोड़ा वी सा सेवन जेल सर, पेन का है ना। V7 जो जेल पेन है वो अलाउड नहीं है भाई। V7 नहीं कैसे मैं यूज कर वैसे बता सकते रहा हूँ, हो? जैसे कुछ स्टूडेंट जो लेके जो जाते हैं ना। पायलट पेन है जो V7 की है, वो बहुत ज़्यादा इंक पेन है, वो जेल पेन है, वो अलाउड नहीं है। आप अच्छे से एक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना, और जो भी कंटेंट है वो कर लेना, क्योंकि जेल पेन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, अलाउड नहीं करेंगे वो। प्लीज प्रिपेयर वन वीडियो फॉर ईच यूनिट कवरिंग द डेफिनेशन। देखो ऑलरेडी डेफिनेशंस की मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर रखी है, यूनिट 1 to 17, एक आधी यूनिट की बाकी होगी तो वो कर देंगे, बट वो डेफिनेशंस की भी दे दी। अब ऐसा नहीं भाई स्पून फीडिंग नहीं होगा कि हर चीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है, तो कुछ चीज आप अपनी बनाइए, यूनिक बनाइए। अगर आप बैठ के 125 यूनिट की जो सॉरी 125 टॉपिक की अगर डेफिनेशन बना लेंगे, हो सकता है 3-4 पेज की आपकी लिस्ट बने, तो वो आपको ही हेल्प करेगी। सब कुछ बना बनाए अगर आपको चाहिए तो थोड़ा-सा मुश्किल होएगा वहाँ पे आंसर लिखना, वो थोड़ा-सा हार्ड वो वर्क करना आपको पड़ेगा। हेल्प भी नहीं करेगा, सब कुछ बना के देंगे तो फिर भाई सारे कर लेंगे। आप में क्या स्पेशलिटी है? आपको तो खुद को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और खुद को चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब अगर यही ऐसे ऐसे वीडियो लिखे मान लो लिखे हमने अगर एआई से बनवाई होती कि ये हम्म, चीज़ें हैं, ये डाउट्स हैं, तो फिर उसमें हम में और उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? तो द ओनली डिफरेंस इज़ जो मान लो आप यूनिक क्यों हो भाई? ये बताओ उसमें। फिर वही वाली बात है ना, आपका ही सिलेक्शन क्यों होना है? अगर 50 क्वेश्चन हम देंगे, 50 क्वेश्चन में अगर 15 क्वेश्चन अगर आ ही जाता तो फिर ऐसे तो सारे कर लेंगे। जितने भी प्री सेलेक्ट हुआ 50 क्वेश्चन से 70-80 क्वेश्चन तो सारे रट लेंगे। कौन सी बड़ी बात है, 5 दिन में रट लेंगे, 20 दिन में रट लेंगे। बात होता है कॉन्सेप्ट्स की, बात होता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, एंड स्ट्रक्चराइजिंग योर आंसर। जितने भी एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी होता है, टाइम पे आप आंसर राइटिंग कंप्लीट करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप कितने अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहे हो, एंड थर्ड थिंग, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो। क्वेश्चन में आपको सारे लीड्स है,
एक-एक लीड को पकड़ो। मतलब पहले को क्या पूछा, व्हाट इज़ पूछा तो डिफाइन करो। उसके बाद टाइप्स पूछा तो उसमें क्लासिफिकेशन अच्छे से करो। उसके बाद क्वेश्चन को पार्टीशन करो। जितने क्वेश्चन में डिटेलली देखो इस पूछ पे रखा ना है अब उसको इनको आंसर करो। ऐसा समझ नहीं आएगा। रिसेंट के जो एचपीएससी के जो भी लेटेस्ट इस साल के पेपर हैं उनको एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें क्या पूछा है और आपको क्या लिखना था। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, मुझे तो नहीं पता उसका आंसर क्या है, बट पूछा है तो उसको सब कैसे बनाना है। सेम एडीयू में अप्रोच यूज होगी। जो आपसे क्वेश्चन में जितने पार्ट्स पूछे गए हैं उन पार्ट्स को एडजस्ट कर दो, दैट्स इट। फालतू की कोई भी कहानी नहीं सुनानी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी डिस्पोज ऑफ, मतलब केस का बता रहे हैं, मींस एनी चेंज इन द स्कीम ऑफ एग्जाम और प्री रिजल्ट और एनी अदर चेंज इन पॉलिसी कैन बी देयर। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। एचपीएससी का आप देखोगे तो मैक्सिमम पेपर आपके सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के हो रहे हैं, ऑलरेडी ये डिफाइंड है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एनी टाइम आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है, उसमें आपका मेंस एग्जाम ही होगा, तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ भी चेंज हो। मेक ए यूट्यूब वीडियो फॉर हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है भाई, करते हैं। प्लीज शेयर स्ट्रेटेजी रोड मैप, कर देंगे। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू आस्क अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर हरियाणा मेड। I am irregular and stop working answer due to UPPSC AGT examination since April and how the result restart my preparation, cover the syllabus theory part and then practice answer। तो इसके लिए वही आप डे वाइज, डे वन में आप 5 टॉपिक करो, डे टू में आप 5 टॉपिक करो, इस टाइप से पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आप यूनिट वाइज टेस्ट लिखो, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लिखो, एज सिंपल एज दैट। कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है तो आज सॉइल साइंस पढ़ लो, कल थोड़ा बहुत उसका पढ़ लेना, एक्सटेंशन का पढ़ लेना, फिर आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लेना। कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसको पहले फिनिश करो, देन मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, और उससे पहले वाले का आप टेस्ट भी लिख सकते हो साथ साथ। प्लीज गिव मी सजेशन, आई विल बी थैंकफुल टू यू। स्टे रिमूव हो गया, ठीक है भाई। मेंस कब तक होगा? यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड अक्टूबर के आसपास। एक प्रॉपर वीडियो बना दो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, उसी के आंसर की। देखो मैं आपको 50 क्वेश्चंस बता दूंगा, 90% पेपर वहीं से आएगा, बट वो ऐसा नहीं कि मैंने तो चलो उसमें प्रोबेबिलिटी तो मैं भी कर सकता हूँ उसमें, बट आपको अच्छे से तैयार करना है वो। अब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर ही रिलाई करें, सारा पढ़ना है, इंटरव्यू के अंदर ही बहुत सारी चीजें चेक होंगी। इंटर रिलेटेड अब आप टॉपिक्स इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि एचपीएससी क्या कर रही है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ रही है, 3 लाइन का क्वेश्चन बना दिया, फर्स्ट लाइन में और कुछ पूछ लिया, दूसरी में और कुछ पूछ लिया। इंटर रिलेटेड भी होना चाहिए, फिर उनको भी आप फिर साथ साथ डिफाइन भी करना है। तो ऐसा नहीं कि भाई 50 टॉपिक्स ही पढ़े, वो बता देंगे, बट वो तभी हेल्प करेगा जब आपने सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है। ऐसा फर्स्ट डे में आपको बता दूंगा ये छोड़ दो ये पढ़ लो, वो कोई अप्रोच नहीं है, ठीक। केस की आज की फाइनल ऑर्डर ऑर्डर अपलोड हो चुका है, आप साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सफलता टेस्ट सीरीज नवंबर में परचेज की थी, ठीक है, वैलिडिटी का कर देंगे, कर देंगे, डोंट वरी। दोबारा दोबारा नहीं, वो जो भी है बता देंगे। सर न्यू बच्चों को ऐड किया है क्या पुराने वालों को? देखो नए बच्चे शायद ऐड नहीं होने वाले अभी तक, एज पर द कोर्ट जजमेंट। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ड्यू टू जो कुसुम का केस था, जो भी रेफरेंस दी गई है उसकी वजह से इन स्टूडेंट 25% अचीव नहीं कर रखा, तो जितने भी केस इसके रिगार्डिंग है वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, एंड देयर इज नो स्टे ऑन हरियाणा एडीओ एग्जाम। हाउ टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू राइट विदाउट इजीली without thinking or wasting the time? Can I get 15 questions with accuracy? Give your suggestion to complete the paper। देखो की पेपर वो कंप्लीट करने के अंदर तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी आप फिनिश कर पाएंगे। अब मान लो मैंने हमारे इस टेस्ट में 17 यूनिट, ठीक है, तो 17 के 17 टेस्ट मैंने लिख लिए, फिर मैंने 4-5 टेस्ट फुल लेंथ लिख लिए, जैसे पेपर आएगा तो फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं टाइमली अपडेट उसमें कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी मिस्टेक मेरे को पता चली है कि मैंने स्पीड में दिक्कत थी, राइटिंग में, स्ट्रक्चर में, एंड वो इम्प्रूवमेंट भी होगा। मान लो आप अगर हरियाणा पुलिस के फिजिकल देने जा रहे हैं तो आप 25 दिन दौड़ोगे लगातार, तभी उसमें कंप्लीट कर पाओगे। उस टाइप से ही आपका मेंस एग्जाम है। पहले लिखो भाई, एटलीस्ट 15-20 टेस्ट लिख लो, तो फिर कोई भी उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मतलब बिना सोचे क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर कैसे करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कैसे करें, ये होता है जब आपके खुद का नोट्स हो। खुद का नोट्स, अब मटेरियल है, मटेरियल को फाइनल में रिवाइज करने इतना आसान नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मान लो 5 दिन आपका रिवीजन में है, फिर अब 5 दिन का बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी मेमोरी है तो फिर ठीक है। अगर नहीं है तो आपके खुद का नोट्स है ना, खुद का नोट्स आप एक डे में रिवाइज कर सकते हो पूरा 16 सेक्शंस। डिपेंड करता है खुद की नोट्स में जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल्स की क्लैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक क्रिस्प नोट्स जैसे मतलब मान लो डायग्रामेटिक वर्शन हो, मेजर साइड हेडिंग्स हो, कीवर्ड्स हो, वो साइड हेडिंग देखते ही आपका कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज होता है। रिवीजन मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ो। रिवीजन मतलब ये है
प्लान रीडिंग मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या साइड हेडिंग्स आएंगे, साइड हेडिंग देख के कम से कम 3-4 लाइन आप खुद लिख सकते हो, बार बार वो लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइड हेडिंग्स याद है तो वो कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन में भाई साइड हेडिंग्स याद याद करके जाएंगे, और बाकी जो भी एग्जांपल्स है वो फटाफट साइड हेडिंग देख लिया, एग्जांपल देख लिया, जो जो कवर कर रहा है। क्लासिफिकेशन देख रहा है तो कितने टाइप्स है, कितने बेसिस पे है, मतलब बेस्ड ऑन विच क्लासिफिकेशन, मतलब कितने क्लासिफिकेशन है, कितने कितने साइड हेडिंग्स है, एग्जांपल्स है। मेजर तो यही चीज है ना, जो जो भूलता है, एग्जांपल भूल जाता है, साइड हेडिंग्स भूल जाता है, ये अच्छे से करो। एंड एग्जांपल्स आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सादा सीधा आंसर लिखने से कुछ मार्क नहीं मिलने वाली है। जो भी आप कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो या कोई भी चीज़ को क्लासिफाई कर रहे हो या डिटेल लिख रहे हो, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर विदाउट एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, आपके बहुत ज़्यादा नॉर्मल से आंसर हो जाएंगे। उसमें जो क्रिस्प होता है वो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स अगर लिख रहे हो तो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आप सादा सीधा लैंग्वेज में लिख नहीं सकते हो। जेनेटिक्स अगर लिख रहे हो तो जेनेटिक्स एंड प्लान ब्रीडिंग की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो जो टर्मिनोलॉजीज होता है उसको कैरी करना जरूरी है, एग्जाम्पल्स को एग्जाम्पलीफाई करना जरूरी है। एंड सब जो भी साइड हेडिंग्स है इनके ऊपर फोकस करो, एग्जाम्पल, साइड हेडिंग्स एंड एवरीथिंग, जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक नेक्स्ट पूछ रहे हैं 27 नंबर है, कैटेगरी जनरल, कैन बी एलिजिबल फॉर मेंस। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर कुछ स्टूडेंट ऐड ऑन किए गए तो वी कांट से, बट फिलहाल इसके ऊपर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। नेक्स्ट है सर, बेस्ट स्टूडेंट ओनली लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 15 to 100, टेक योर टाइम टू एनालाइज देन गिव लिस्ट। ठीक है, दैट नो नंबर शुड बी डिडक्टेड इफ क्वेश्चंस आर विल फ्रॉम these टॉपिक्स, मेक दिस ओनली फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। यस, देखो अब एक एंगल ये आएगा, काफी लोग कहेंगे कि सिर्फ बैच में क्यों। देखो उन स्टूडेंट ने कुछ पे किया है तो उनको एक्स्ट्रा जरूर मिलना चाहिए। हमने एफर्ट्स वहाँ पे लगाए हैं, हमारी चीजें, तो हम जो रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो गाइडेंस में थे, तो एटलीस्ट सिलेक्शन तो उन सबके, तो डेफिनेटली आपके लिए किया जाएगा, सेपरेटली किया जाएगा, स्पेशली किया जाएगा, डोंट वरी। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं तो प्लीज आपके बैच के अंदर जो भी अभी लाइव सेशंस आएंगे तो उनको अटेंड करना, जो भी सजेशंस आपको दी जाए उनके ऊपर वर्क करना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाए उस पर करना। And मतलब कुछ भी कहा जाता है तो वो काफी एनालाइज करने के बाद, काफी लोगों से इनपुट लेने के बाद, जिनका प्री या फिर मेंस क्वालिफाई किया था, जिन्होंने एचपीएससी का, उनसे भी सजेशंस लेते हैं, जिनका सक्सेसफुली हो गया उनसे भी लेते हैं। तो उन सभी की जो एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी वो आपके साथ बताई जाती है, नॉट लाइक रैंडम है कुछ भी। तो जरूर उनके ऊपर आप लोग भी, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, बहुत ही कम लोग बैच परचेज कर लिया, बट टेंडेंस वहाँ पे बहुत कम है, तो इस चीज को ना करो। तो सेंस ऑफ कंप्लीशन को ना देख के कोशिश करो कि जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो, कुछ सीख सकते हो, उसके ऊपर ध्यान रखो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर यूनिक रहो, अपने आंसर्स के अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग करो, जो भी बेस्ट वे लगे उसी से आप पढ़ो, बट सिस्टमेटिक तरीके से चलो, कि हाँ ये शेड्यूल बनाया है। डे को अपना डिवाइड करो नंबर ऑफ टॉपिक्स के अंदर या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट में, सो दैट आप एग्जाम से पहले वाले दिन एंजाइटी में ना आए, डिप्रेशन जैसी चीजें ना आए कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ा, सेंस ऑफ फियर ना आए। ठीक है, तो वो सारी चीजें बता देंगे, तो थोड़ा सा काम करना अभी तक जो भी बताया उसमें। दो सब्जेक्ट कर लिए, खासकर पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी के लिए कोई टिप्स। पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी देखो, इसमें एक बेसिकली हम बात करें तो पिछले अगर ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं तो जैसे आईपीएम आ रहा है, आईडीएम आ रहा है, तो एक जनरलाइज से याद रख लो कि मोस्ट ऑफ द जो एकोनॉमिकल क्रॉप्स हैं उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इस टाइप से हो रहा है। कॉमन एग्जांपल्स याद रख लो, और उनकी जो लाइफ साइकिल है कि फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होंगी, किस टाइम पे होते हैं। इन कॉमन कंट्रोल, कॉमन के ऊपर जाओगे तो एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक बहुत ही रेयर पूछा जाएगा। तो जनरलाइज अप्रोच इसमें कर सकते हैं, सारी क्रॉप्स का नहीं करना भाई इसमें। मोस्ट ऑफ द जो हरियाणा के अंदर ग्रो हो रही हैं उसके ऊपर फोकस रह सकते हैं, इकोनॉमिकल्स आपकी और जो बाकी हैं इन सब। पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी में अगर आप सिलेबस देखते तो पूरा जितने भी ग्रेजुएशन में हमने पढ़ा वो सारा इंक्लूडेड नहीं है, बहुत प्रिसाइज प्रिसाइज। सिलेबस है, सब कुछ मेंशन नहीं है। कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में मेंशन किया वही पढ़ना, बाकी टाइम वेस्ट मत करना। पैथोलॉजी एंड एंटोलॉजी में जितना मेंशनड है उतना ही पढ़ना। डिसीज फोरकास्टिंग मॉडल दिया तो डिसीज फोरकास्टिंग मॉडल ही पढ़ना है, उसमें क्या क्या मॉडल्स आ रहे हैं, एटलीस्ट 10 मॉडल्स आपको एनलिस्ट करना आनी चाहिए। क्या पता एग्जाम में सीधा पूछा व्हाट इज डिसीज फोरकास्टिंग मॉडल, एंड एनलिस्ट 10 कौन सी जो डिसीज को फोरकास्ट करने के लिए मॉडल का नाम क्या है वो जो। एंड ये चीज़ें आईएनएम आईपीएम है। एंड जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट देखना, अगर आपको उसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर आंसर क्वेश्चन पूछना है तो सबसे ज़्यादा चांसेस किस में है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लॉन्ग आंसर किस में आ सकता है, कॉटन में आ सकता है, राइस में आ सकता है। ठीक है, वेरी फ्यू क्रॉप्स है। अब अगर आईपीएम की अगर क्रॉप वाइज अगर पूछना है तो सीधा ये क्रॉप पूछना है तो मेजर क्रॉप हो गया, कॉटन हो गया, राइस हो गया, एंड मेजर मेजर इसी में पूछा जाएगा। अगर माइनर भी एक दो तीन जोड़ना है तो मेजर क्रॉप्स मुश्किल से आईपीएम अगर 5-6 क्रॉप्स आप आईपीएम भी कर लिया। आईपीएम में क्या होता है,
आईपीएम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि सीधा केमिकल पे जाओ मैनेजमेंट में। इसका मतलब ही ये है कि नेचुरली कंट्रोल करो, फिजिकली कंट्रोल करो, मतलब फेरोमोन ट्रैप्स हो गया, इंसेक्ट ट्रैप्स हो गया, मैकेनिकली, फिजिकली, कल्चरली, सब कुछ, सब कुछ मिलके होगा इंटीग्रेटेड। अब काफी लोग ये याद रखते हैं कि जो केमिकल याद रख लेते हैं, ये एक आधा एस्पेक्ट रख लेते हैं। ये आंसर की जो क्वालिटी उसमें पता चल जाएगा, जिसमें नेचुरल भी हो, फिजिकल भी हो, मैकेनिकल भी हो, कल्चरल भी हो, सब कुछ में होनी चाहिए। कॉटन में हम बोलवर्म्स की मैनेजमेंट करते हैं, सिर्फ केमिकल ही नहीं करते ना, नेचुरल भी करते हैं, इसमें नीम ऑयल भी यूज करते हैं जो केमिकल नहीं है। सब कुछ आपका डिटेल होनी चाहिए। आंसर तो सारे पढ़ते हैं, अभी पढ़ के जो याद करके जो पॉइंट्स याद है वो लिख के आएंगे। भाई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी क्वेश्चन है, उसमें सारे इंक्लूड करो। मतलब ही नहीं है दो तीन एस्पेक्ट करके आया, केमिकल करके आया, फिजिकल करके आया, अगर नेचुरल चीज नहीं करके आया तो मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए डिपेंड करता है, क्वेश्चन को समझो एंड उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करो। ठीक है सर, आई हैड प्रिपेयर्ड एडीयू इन दिसंबर जनवरी, आफ्टर दैट एमपी एक्सटेंशन ऑफिसर इसमें आ गया, हेल्ड इन 17 सितंबर, एडीयू मींस प्रोबब्ली द सेम डेट्स, व्हाट शुड आई डू? अगर आप हरियाणा से हैं तो मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हुए आप एडीयू पे पूरा फोकस कीजिए। अगर आप अदर देन हरियाणा से हैं तो आप एमपी वाले पे भी प्रॉपर फोकस कर सकते हैं, नो इश्यू। फिर है सर, इट इज बेनिफिशियल इफ यू गेट सब्सक्रिप्शन ऑफ रैपिड रिवीजन बैच एंड स्टार्ट। देखो, आप एक चीज उसमें पहले चेकआउट करो, आपको अगर उसमें वैल्यू लग रही है, आपको लग रहा है कि सारी चीजें कंप्लीट करवाई गई हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, डेफिनेटली यूज। बट लेने के बाद डेडिकेटेड वे से, डिसिप्लिन वे से सारी चीजें कंप्लीट करनी है, देन इट विल बी बेनिफिशियल। ओनली बैच लेने से सिलेक्शन इंश्योर नहीं हो सकते, वहाँ पे बैठ के सुनना पड़ेगा, चीजों को नोट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, अब साइकोलॉजिकली बात करें तो दो टाइप के स्टूडेंट रहेंगे। बैच परचेज करने के बाद भी ये लगा कि सारा नहीं हो सकता, बट अगर आप उन स्टूडेंट में हैं जिन्होंने डिसिप्लिन के साथ एक दिन में अगर 10 टॉपिक करने हैं और वो कर रहे हैं, तो बाय द नेक्स्ट 10 to 15 डेज आप काफी कॉन्फिडेंस के अंदर आएंगे। तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, एंड हर एक यूनिट के साथ हमने पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं, तो आपको ये भी लगा हाँ मैंने पीवाईक्यू भी कर लिए, सेपरेटली भी पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, वो सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो आपके ऊपर आप कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं, हमारी साइड से दोनों ही बैच के अंदर 200% एफर्ट्स आपको दिखेंगे, तो आप एक बार चेकआउट करें। सर, कैन यू रीड प्रोवाइड 5 to 6 बेस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट? ठीक है, देयर आर सम हार्ड टॉपिक्स लाइक पेडिग्री, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। कैन यू suggest a short video to tackle notes and current हरियाणा डाटा? कौन फिट सा? आंसर। ठीक, आप एक बार ये इनको बताओ कि पेडिग्री, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इनको शॉर्ट में कैसे याद करें? शॉर्ट में देखना, पेडिग्री मेथड है, मेथड्स जितने भी है आप कंपैरेटिवली पढ़ो। प्योर लाइन मेथड है, मास सिलेक्शन जैसे मैंने करवाया, उसके वीडियो ब्रीफली देखना एक बार। दो तीन बार देखने से क्या होता है ना, आपके जो चीज़ें समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिन्होंने प्लान बिल्डिंग अच्छे से नहीं पढ़ा ग्रेजुएशन में, वो एक दिन में समझ में आने वाली चीज़ नहीं। आप अच्छे से देखो, दो तीन बार देखने के बाद क्या होता है ना, हर बार जैसे रिपीटेटिवली आप देख रहे हो, टू टाइम थर्ड, हर बार आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उसमें जो देखने के टाइम। एंड वन मोर थिंग, कंपैरेटिवली देखो पेडिग्री मेथड्स वगैरह। एंड कमिंग टू फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें पाथवेज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी सिंथेसाइज होता है, डार्क रिएक्शन में कंजम्पशन होता है। एंड उसके बाद जो पाथवेज है उसमें जो मेटाबोलाइट्स है जो जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके बाद रेस्पिरेशन अगर आप देखा जाए तो एरोबिक में क्या है, एनारोबिक में क्या है, कॉमन स्टेप कौन सा है, ग्लाइकोलिसिस है। उसके बाद क्रेब साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस के बीच में एक लिंक रिएक्शन होता है। उसके बाद क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है एंड व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स, ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं, अब सारे ग्लाइकोलिसिस सबको पता है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आंसर सब लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा, वो एक्सप्लेन अबाउट द ईएमपी पाथवे, लोग, काफी लोग सोचेंगे कि ईएमपी पाथवे क्या है। ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलिसिस को ही बोलते हैं, एमडन पार्नस मेयरहोफ। ये साइंटिस्ट है जो इन्वॉल्व है ग्लाइकोलिसिस की जो डिस्कवरी में। ऐसे जो अदर नेम्स भी पता होनी चाहिए, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, एंड एवरीथिंग आपके डिटेल होनी चाहिए। एंड फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में बता रहा हूँ, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अब भाई मैं 2 साल 3 साल की सर्विस के बाद में यहाँ सब कुछ एक वाइट वाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, बिना देख के भी लिख के दिखाया था जो पाथवेज है। इसमें जब मैं रिमेम्बर कर पा रहा हूँ, जो आप एस्पिरेंट्स है, आप जो आपको जॉब चाहिए, आप क्यों नहीं कर पाएंगे? इसमें डिपेंड करता है भाई, आपको मेहनत करना है। अगर ये बोलेंगे ना इतने बड़े पाथवे याद नहीं हो रहे, जब मैं याद कर सकता हूँ सेम एज ग्रुप से 1 2 साल इधर उधर, क्यों नहीं कर पाएंगे? भाई मैं ऑफिस भी संभाल रहा हूँ, वर्क भी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें याद भी कर रहा हूँ, फ्लो चार्ट भी याद कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपके सामने भी समझा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें। बात वही है, आपको करना ही पड़ेगा।
अगर ये देयर इज नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, रिमेंबर करना भी पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं इसमें मैनेज नहीं कर सकते, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट नहीं है कि कुछ आप वल्नरेबल आंसर लिखे, कुछ चीज़ें जो रिलेटेबल लिखे। इसमें बस फोटोसिंथेसिस पाथवे है, पाथवे याद करना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। अगर याद नहीं है तो फिर यू कांट क्रैक इट। जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एंड जो पाथवेज हो गया, फिजियोलॉजी, इसमें तो आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स होते हैं, इसमें कोई मैनेजिंग वाली चीज़ नहीं है। लाइक एग्रोनॉमी सॉइल में आप क्या मैनेज कर सकते हो, क्योंकि एनालिटिकल चीज़ है। जैसे सॉइल हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्योंकि एसिड सॉइल एसिडिटी हो, अल्कलिनिटी हो, जो भी चीज़ है उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से क्या होता है, इट्स ए नेचुरल बफर। काफ़ी चीज़ें, कॉमन चीज़ें होंगे, मैनेज करने की जो कैपेसिटी है, वो मैनेज करने की जो तरीका है, वो सॉइल में है, एग्रोनॉमी है, एक्सटेंशन है, इन चीज़ों में है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फैक्ट से भरा हुआ है, उससे फैक्ट से ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्यूरेट आंसर लिखना ज़रूरी है। देखो इसमें बेसिकली बात है, जैसे साइंटिफिक बेसिस के जो सब्जेक्ट हैं तो साइंटिफिक बेसिक तरीके से उसको किया जा सकता है। ठीक, उसमें आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख के आ सकते, उसमें आपको डिफाइन पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं एआई की। एआई को लाइक अगर आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज के अंदर समझा दो, तो माइट इट कैन हेल्प, बट वो कुछ एक टॉपिक में करेगा। बाकी आप कोशिश करो प्योर जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनको साइंस के तरीके से पढ़ने की। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम हो गया ये। कैन वी यूज पेन, बॉल पेन के अलावा नहीं, बॉल पेन यूज करना है। सर आई हैव वन रिक्वेस्ट, इफ आफ्टर सितंबर एग्जाम हो रहा है तो वैलिडिटी ऑफ बैच वो सब कर देंगे। व्हेन विल हरियाणा एडू एग्जाम हेल्ड बता दिया है। गुड इवनिंग सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट मोर मॉक टेस्ट। ठीक है, कर लेंगे। प्लीज जो पेड कोर्स में आपने टेस्ट दे रखे हैं अवेलेबल करवा दीजिए, सबमिट करने के बाद क्वेश्चन शो नहीं हो। ठीक है, वो सेपरेटली उनका देखो, मॉक टेस्ट के जो जितने भी मॉडल आंसर हैं तो उन मॉडल आंसर में आपके क्वेश्चन भी मेंशन है, डोंट वरी। विच बैच टू ज्वाइन फॉर मेंस टेस्ट सीरीज। देखो टेस्ट सीरीज आपकी सफलता टेस्ट सीरीज भी है, बट अगर आप रिवीजन बैच लेते हैं तो उसमें आपको लाइव रिवीजन भी है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी उसके अंदर है, और आपकी टेस्ट सीरीज भी रहेगी। हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग। चलो इसके सेपरेट वीडियो बना देंगे। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने, अब मैं मान रहा हूँ कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। एक तो जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, दूसरे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है बस वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तीसरे वो है जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक रोड मैप हम बनाएंगे, तो प्लीज उस वीडियो को कंप्लीट देखें। एंड कभी भी जैसे वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट के अलावा या फिर रेलिवेंट वीडियो के अलावा ना प्रोवाइड करवाएं, तो उनको कंप्लीट देख लिया करो, क्योंकि यहाँ पे मैं जब चेकआउट करता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो ज़्यादा ही देखते हैं, तो वो चीज़ फिर आपको नुकसान करेगी, क्योंकि क्या पता इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बाद में बताई गई हो, पहले बताई गई हो, वो पार्ट आपका मिस हो सकता है। कंप्लीट देखा करो उसमें। बुक्स कौन सी सफिशिएंट रहेंगी, बुक्स तो सेपरेटली नहीं करनी कोई भी, क्योंकि टॉपिक्स मेंशन उन टॉपिक्स को आप कहीं से भी देख सकते हो, आइदर फ्रॉम द आईसीआर वेबसाइट से भी या फिर अपने नोट्स से भी, हमारे नोट्स से भी, कहीं से भी कर सकते हो। पेपर की टाइमिंग के लिए कोई सेशन अरेंज कीजिए। देखो मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को अभी तक लग रहा है, देर आर टू स्लॉट्स इन द एग्जाम। फर्स्ट है सुबह 9 से 1 बजे तक का, सेकंड शायद 2 से 5 बजे तक। तो हम मोस्ट ऑफ द आपके जो टेस्ट हैं वो इसी टाइमिंग में रखेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन उसी हिसाब से एक्टिव रहेगा, उसी हिसाब से आपको अच्छा रेस्पॉन्ड भी करेगा, एंड एक लाइक जो इन्वायरमेंट है वो भी पेपर का ही नहीं आपको। एंड जितने भी हमारे फुल लेंथ के टेस्ट होंगे बैच के अंदर हो या फिर टेस्ट सीरीज, उनमें गूगल मीट के थ्रू होंगे फुल लेंथ वाले सारे। 5 टेस्ट हैं, पांचों फुल, मतलब आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। यू हैव टू सिट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, and आपको लिखना है, then you have to submit. Okay. I have seen some paper in PYQ. There are some questions that one really know and try to answer because they are different exceeding plant and they are all different over different season. ठीक है भाई, इसके बारे में देखेंगे जो आप क्वेश्चंस बता रहे हो। सर स्टार्टिंग में तो मेंस की प्रिपरेशन की थी, बट अभी नेक्स्ट डेट दे रही थी तो प्रिपरेशन छोड़ दी। डे वन से कैसे प्रिपेयर करें, चलो वो सारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डे से स्टार्ट करना है, तो वीडियो को जरूर देख लेना जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी फॉर हरियाणा एडीओ मेंस। उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। फिर प्री का रिजल्ट आने का प्रिपरेशन की थी, ओके। मैं प्राइवेट कॉलेज से डिग्री की थी, सब्जेक्टिव नॉलेज वैसे भी थोड़ी कम है, वैसे एक फार्मर का ही लड़का हूँ, बार बार नेक्स्ट डेट दे रही। अब एक चीज मैं देखो आपके माइंड से ये मिथ तोड़ना चाहता हूँ। फर्क नहीं पड़ता आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फर्क इस चीज से पड़ेगा कि इस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स थे उनको आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। हमने जो इंटरव्यू किया था, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट एचसीआई से थे, वो भी प्राइवेट कॉलेज से थे। देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स इन एचडीओ एडी आल्सो, जो प्राइवेट कॉलेज से हैं। कोई बैरियर ही नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे।
बैरियर है आपके माइंड के लेवल पे, आप खुद को अगर इंफीरियर समझ रहे हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। एचपीएससी सबको इक्वली ट्रीट करेगा, जो मेरिट है वही सेलेक्ट होंगे। बात ये है, मेहनत करो एंड सिलेक्शन लो। अगर आप सेल्फ सिंपैथी को चूज करेंगे एंड आपको ब्लेम करनी है रीजंस को लास्ट में, ये अब ये आप ये रीजन ढूंढते रहेंगे आपके जो सिलेक्शन ना होने की, बाद में आपके लिए अच्छे रहेंगे कि ऑप्शन आपके पास है। आप ब्लेम करेंगे, हम मैं एचयू से नहीं है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा एचपीएससी ने ये किया इसीलिए मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने की 100 रीजन है, आप उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? आप सिलेक्शन कैसे नहीं होगा उस एटीट्यूड से सोचो ना। भाई जितने प्रोबेबिलिटी है 1.22 में, मतलब हर तीन बंदे में दो लोग सेलेक्ट होने के चांसेस है। अब अगर जितने भी लोग मेंस देंगे, मेंस भी सारे लोग थोड़ी देंगे, जिनका ऑलरेडी किसी और में सिलेक्शन हो गया वो मुश्किल ही देंगे। मोस्टली हर 5 बच्चे में 3 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, हर 5 बच्चे में 3 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर 5 में 3 में भी रहने की आपकी सेल्फ डाउट है तो आई डोंट थिंक सो यू आप लोग सरवाइव कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव स्पेसिफिकली एग्जाम्स में। जैसे आपने बताया कि फार्मर का लड़का हूँ, देखो आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें आपको बहुत सारी पता है, डेफिनेटली वो आपको एज देने वाली है। आपका जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों किया था, इसके बाद आप सब लोग इक्वल हैं बस। ठीक है, कोई कहीं से पढ़ा हो कहीं रहा हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये सेल्फ डाउट मत रख के। सर कैश आंसर लिखने पर पाँच छः नंबर मिल सकते हैं, कोई वेरिएशन या कॉन्टेक्ट नंबर हो पूछने के लिए बताइए। देखो, फिलहाल अगर एचपीएससी के आप मार्क्स चेकआउट करेंगे, जो सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के अंदर एचपीएससी मार्क्स दे रही है स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 35 to 40%। थोड़े टाइम पहले ये रेशियो 40 से 50% तक था, 60% तक भी पहुंच रहा था, बट आज के टाइम पे जिसका 60% आ रहा है वो रैंक 10 में है, मतलब टॉप 10 के अंदर वो आ रहा है। हो सकता है बहुत ही रिलैक्सिंग मार्किंग की जाए तो आप 60-70% में निकाल लो। जैसे लास्ट एसडीओ था, एसडीओ के अंदर स्टूडेंट ने 100 भी स्कोर किया था, बट पिछले कुछ साल से अभी एचपीएससी के एग्जाम में 100 कोई स्टूडेंट ले ही नहीं पा रहा। दैट इज सब्जेक्टिव थिंग, आप फोकस करो कैटेगरी में। स्पेसिफिकली बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस है, ईएसएम है, एंड योर एससी कैटेगरी है। आप अगर 35% स्कोर कर लेते हैं तो आप एडीओ हैं, इस बात को नोट डाउन कर लें बस। रिजर्वेशन में जितने भी एस्पिरेंट्स है जो सिलेक्टेड है, आपके लिए तो देर इज नो कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं। आपका सिर्फ आपका 35% क्राइटेरिया क्लियर करना है। आप ना तो बाकी जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उससे कोई लेना देना। अगर वो जितने भी टॉप परफॉर्मर है, अगर मान लो इसी में कोई 100 में 75 85 ला रहा है, कोई मतलब नहीं है, 35 क्रॉस करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इंटरव्यू जाएंगे, आप सिलेक्शन आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, 1:1 रेशियो में है। 1:1 से भी कम है कुछ रिजर्वेशन में। तो वही बात हो गई ना कि जैसे मेरे को 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, मेरे साथ कोई कंपटीशन करने वाला भी नहीं है, टाइम 10 मिनट का है। 10 मिनट का तो है। भाई वो 2 किलोमीटर आपको अचीव 9 मिनट 50 सेकेंड 55 सेकेंड उसमें कोई रहोगे तभी फायदा है। 10 मिनट 1 सेकेंड में जाओगे, देर इज नो सेंस। 34.99 ले आए, आप सिलेक्ट नहीं है, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो, कहीं से भी आप पढ़े हो, कोई सी आपके पास डिग्री हो, अगर आपने 35 से क्रॉस कर लिया, देर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि मोस्ट ऑफ द कैटेगरी के अंदर आप स्टूडेंट सिलेक्टेड है। मैं सजेस्ट करता हूँ रिजर्वेशन में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपको 35 से ऊपर 35 to 40% भी आपका मेंस में स्कोर है, आपका सिलेक्शन कंफर्म है 100%। एंड व्हेन इट कम्स टू जनरल कैटेगरी में थोड़ा बहुत कंपटीशन है, उसके लिए अगर मैं बात किया तो 45% 43 44% अगर स्कोर पर कर पा रहा है फाइनली मेंस में, स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द प्लान फॉर 25 डेज। देखेंगे सिलेबस अगेन प्रिसाइज करेंगे। ठीक है, आई हैव लेफ्ट द प्रिपरेशन इन मिडल ड्यू टू माई आईसीआर पीजी एग्जाम। ठीक है, एंड प्रोवाइड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेलीग्राम। ठीक है, दे देंगे वो सब। एग्रोनॉमी, व्हाट शुड बी द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। चलो ये सारे आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। एंड प्रायोरिटी मत बनाओ कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, देर इज नो सच, लाइक ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन आपका 1 यूनिट से आ रहा है तो 10 नंबर आपको देगा, चाहे वो आपका एक्सटेंशन का हो, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग का हो, चाहे फूड प्रोडक्शन का हो, तो आपको वेटेज इक्वल देनी है। ठीक है सर, मैं फिलहाल सीसीआई में जॉब कर रहा हूँ। मैंने प्री रिजल्ट के बाद 1 मंथ तक प्रिपरेशन की थी, पर बाद में नहीं कर पाया। प्लीज़ मुझे सजेशन कीजिए क्या स्टडी करनी चाहिए, मेरा सिलेबस कवर हो जाए। मैंने आपका संकल्प बैच भी ले रखा है, उनकी क्लासेज इतने कम टाइम में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। रिटर्न प्रैक्टिस भी करना है, कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। देखो भाई, अगर आपने बैच ले रखा है तो बैच के अंदर मैंने आपको बताया था कि 130 वीडियोज़ हैं, 130 वीडियो हैं, जिसमें कईयों की ड्यूरेशन आपकी कम भी है, कईयों की ज़्यादा भी है।
तो दिन में आपके पास कितना टाइम है? अगर 5 घंटे भी हैं, आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो सारी क्लासेज को। एक बार सुनो सारी क्लासेज, नोट्स साथ साथ बना सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है। फिर भी आप मेंटल लेवल पे बैरियर क्रिएट करें कि शॉर्ट नोट्स से ही प्रोवाइड करवाएं। हम चलो वो भी करवा देंगे, बट वो आपका सिलेक्शन एंश्योर नहीं करने वाली। ओनली सिलेक्शन इज क्रिटिकल थिंकिंग करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, बार बार उसको रिवाइज करें, देन टेस्ट लिखें, फिर उसको रिवाइज करें। यही प्रोसेस है, ठीक है। पेपर जब आपको मिलेगा तो उसके जब आप लिखने बैठोगे, आपका पेन रुक रहा है, वो क्यों रुक रहा है? कि आपने किसी और के शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, ठीक है, किसी और के आपने अप्रोच यूज की थी। हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें आपका अपना बेस्ट टू बेस्ट देखो कि आप अब इनसे क्या बेस्ट बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सर इट इज इनफ टू कवर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फ्रॉम द क्लास नोट्स। डेफिनेटली पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उसमें एचयू की आपकी सारी प्रोवाइड करवा रखी है, मोर देन सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे, तो यू शुड डेफिनेटली, बट मेजर क्रॉप्स का ही करना है, माइनर क्रॉप्स से बहुत कम आते हैं। फिर जो सिलेबस एचपीसी ने डाल रखा है ईडीयू में, सिर्फ वही कवर करना है, वही कवर करना है भाई। उसके साथ वैल्यू एडिशन ये रखना है कि कोई करंट की स्कीम आप कोट कर सकते हो, कोई फैक्ट आप नोट उसमें कर सकते हो गवर्नमेंट की। सर पहले रिवीजन करवा दो मैराथन में जैसे प्री में करवाई थी, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट शुरू करना। चलो देखते हैं इसके ऊपर भी। सर प्लीज प्रोवाइड मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेट इन 15 क्वेश्चंस इन ईच, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सर स्ट्रेटजी थोड़ा बता दीजिए, रिवीजन कैसे करें और आंसर राइटिंग की अप्रोच कैसी हो, राइटिंग फ्रेमिंग कैसे करें, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड हो मेन बॉडी में, डायग्राम, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की रिवीजन बैलेंस कैसे करें, 4 to 5 आंसर ही सफिशिएंट है। ठीक है, देखो इंडिविजुअल अप्रोच हो सकती है, इसमें सब्जेक्टिविटी भी आएगी। फॉर एग्जांपल कोई कह सकता है आपको दिन के 2 आंसर लिखिए, बट मेरा ये मानना है 2 आंसर आप लिखोगे उससे आपको कोई भी वैल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप 3 घंटे बैठ के 15 आंसर लिखोगे, चाहे वो आप यूनिट वाइज लिखो, फुल लेंथ की लिखो, वहां पे सेंस बनता है कि आप इवेल्युएट कर सकते हो। क्या इवेल्युएट कर सकते हो? कि 3 घंटे में क्या मैंने 15 क्वेश्चन लिख लिए थे, कि मेरा स्ट्रक्चर ठीक था, कि मेरी राइटिंग ठीक थी, एंड क्या मैंने जो आंसर लिखे हैं कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं, कहाँ पे करेक्शन और हो सकता है। तो एटलीस्ट जब लिखने बैठो तो 3 घंटे लिखो भाई। इतना ज्यादा माइंड को अभी प्रेशर दोगे तो एग्जाम प्रेशर नहीं आएगा। अभी अब इतना रिलैक्स होके पढ़ोगे कि डेली एक आंसर लिख रहा हूँ, उसका कोई सेंस नहीं भाई। किसको चेक कराओगे एक आंसर? पूछे आप चैट जीपीटी से पूछ लो, ठीक है। तो एटलीस्ट 15 आंसर आप लिखो, 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मिनिमम 3 घंटे स्टॉप वॉच लगा के 3 घंटे आप प्रैक्टिस करो। जितने भी ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। एग्जाम डेट बता दिया है, करंट के टॉपिक। करंट में क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं, बट जो करंट इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिलहाल हरियाणा में अगर बात करें तो जैसे फॉरेस्ट वो चल रहा है, 1 वीक इसमें चल रहा है फॉरेस्ट रिगार्डिंग, वन महोत्सव, उसके ऊपर आ सकता है। इसको कोरिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से, कि हाउ ईवी एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट कैन हेल्प इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लास्ट उसमें आया था एसडीओ के एग्जाम के अंदर, उसमें इकोलॉजी का हरियाणा का रेलेवेंस पूछा था। बहुत ज्यादा करंट का नहीं आएगा, 90% आपके स्टेटिक ही रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। बाकी हम कोशिश करेंगे हर यूनिट का हरियाणा का एंगल अगर बन रहा है तो वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक। सर नीट टेस्ट सीरीज, सर केस की वजह से प्रिपरेशन छोड़ दिया, दोबारा कैसे स्टार्ट करें बताएंगे भाई। क्या हम आपके पास पेड बैच भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, सर प्रिपरेशन कैसे करें? देखो जो बैच अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो एक बार प्लीज, मतलब उसमें मैसेज तो आप ड्रॉप करो। अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। अगर ऐसी कोई भी हेल्प जो हमारी साइड से हो सकती है, वी विल डेफिनेटली डू, ठीक है। The syllabus of ADU means is totally copied from UPSC, definitely. Can you expect questions in ADU same line in UPSC HCS एग्जाम? देखो अगर HPSC के आप पेपर देखेंगे सेम सिलेबस से, तो देर आर 3 पेपर्स। फर्स्ट आपका असिस्टेंट साइंटिस्ट, जो कि 2023 में कंडक्ट करवाया गया था, सेम सिलेबस से ही आया था। देन आपका एसडीयू का पेपर था, एंड देर आर वन मोर पेपर जो इसी सिलेबस से है। तो उनको अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी उसको कॉम्प्लिकेट भी नहीं किया जा रहा जैसे आपका यूपीएससी में करते हैं या फिर एचसीएस में करते हैं। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, फिलहाल का जो इवॉल्विंग पैटर्न है, जैसे असिस्टेंट साइंटिस्ट इन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछे गए, आप एक बार चेकआउट करें। वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगा, बट आप एक बार चेकआउट तो करें कि फिलहाल एचपीसी क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि एचपीएससी के कैसे आएंगे, फिर यूपीएससी के कैसे थे। डजेंट मैटर, एक बार इवेल्यूशन जरूरी है, वो इवेल्यूशन हम तो करवाएंगे, बट अगर आप पहले कर पा रहे हैं डेफिनेटली उसको कीजिए, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। सर प्लीज हेल्प रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे सर, रिवाइज रिजल्ट होगा तो 27 मार्क्स। देखो रिवाइज रिजल्ट के चांसेस काफी कम है। ये सारे आपके डाउट्स थे। अब
जो कॉमन डिस्कशन है अकॉर्डिंग टू मी वो यही होना चाहिए कि पहला तो ये लोग मतलब जो सोच रहे हैं कि मतलब रिवाइज रिजल्ट होगा, दोबारा से एग्जाम होगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। आपका डिस्पोज ऑफ हो चुका है, रिवाइज रिजल्ट के काफी कम चांसेस हैं। द ओनली थिंग इज मतलब अगर आज भी एग्जाम डेट आ गई और उसमें आपको सिर्फ 15 दिन मिले तो फिर सच में ही इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाएंगी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट शायद डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे बिकॉज उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की, उन्होंने पहले कुछ पढ़ा भी नहीं। अब थोड़ा सा और टाइम मिलेगा, 20 दिन 25 दिन, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको 30+ जितने भी दिन दिन मिलने वाले हैं तो हमारी साइड से भी इनिशिएटिव आ सकता है। एंड ऑलरेडी जो आपका रिकॉर्डेड बैच है उसके अंदर ही मैं आपको शेड्यूल बना के दे सकता हूँ कि मिनिमम 20 to 25 डेज के अंदर आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं विद ए डे वाइज शेड्यूल। बट आपको फॉलो करना है। अगर आपने दिन में 4 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए तो आपका टास्क आ जाएगा कि आप क्या करेंगे। आप उसके नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। आप जल्दी से अगली यूनिट कंप्लीट करके एक टेस्ट लिख सकते हैं। फिर टेस्ट मान लो चाहे कभी नहीं हुआ है तो मॉडल आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप PYQ पढ़ लो। देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। बट बात ये है कि जब हम एफिशिएंसी के ऊपर आते हैं तो दिन में 10 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो एफिशिएंसी निकल के आती है 4 से 5 घंटे की ही, बाकी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टू द पॉइंट चीजें पढ़ें, फोकस होके पढ़ें। फोकस जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, डिस्ट्रैक्शन को कम कर दो, चाहे सोशल मीडिया से बिल्कुल कट ऑफ कर दो खुद को। ये 30 to 35 डेज 40 डेज जो भी मिलते हैं अपने आप के लिए दो, ताकि नेक्स्ट 30 ईयर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से मतलब आपकी सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जॉब सिक्योरिटी, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देम अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको अच्छी लगी यू कैन लाइक। बाकी अगर कोई भी सजेशन आपको देने हैं तो फिलहाल उसने अब मैं एक और पूछना चाहता तो मतलब अभी फिलहाल जो अगस्त में कोई स्केड्यूल है एचपीएससी का बहुत ज़्यादा नहीं, अगस्त में कोई हेक्टिक शेड्यूल स्केड्यूल है नहीं, नहीं। शेड्यूल सिर्फ एग्जामिनेशन का? एग्जाम शेड्यूल अगर बात करें HPSC का तो स्टार्टिंग फ्रॉम 13 सितंबर, उससे पहले कोई उससे शेड्यूल नहीं पहले है। कोई एग्जाम नहीं। एंड मेरी साइड से ये सजेशन है, आप प्रिपेयर्ड रहो हर उस हाँ, सिचुएशन के दोनों लिए। सिचुएशन के लिए मैंने कल क्योंकि भी बताया था इनको मैं कि ये भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पे भी काफ़ी चीज़ें चला था। जब हम एग्जामिनेशन लिख के आए तो उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट चला था 2023-22 में, जो हम एग्ज़ाम कंप्लीट किया। उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी था। कुछ लोग ऐसे बोले कि कुछ एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा टाइम मिला, टाइम कंप्लीट होने के बाद भी क्वेश्चन पेपर उसके था, बहुत ज़्यादा एलिगेशन था। उसके बाद वो सब एलिगेशंस ओवरकम करके लास्ट में दिसंबर में रिजल्ट आया। दिसंबर में जब भी रिजल्ट आया, विद इन 5 डेज हमारी इंटरव्यू लिया गया। विद इन 5 डेज मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब मैं देखो बना रहा इसका सिलेबस मैं में। रेफरेंस पॉइंट देना चाहूंगा। 2 एग्जाम थे हरियाणा में। फर्स्ट था आपका नवंबर के अंदर, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट ग्रुप बी। उसमें सिर्फ 25 डेज मिले थे। 3 तारीख को स्टूडेंट का पेपर हो रहा है, 30 डेज भी नहीं मिले थे। 25 के आसपास 3 तारीख को प्री हो रहा है, 3 या 2 तारीख को, हाँ एडीओ के साथ ही था। 25 नवंबर को उनका मेंस था। 22 डेज मिले थे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको क्या पता 30 डेज भी ना मिले। अगर चांसेस आर देयर। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे टाइम पे जैसे वो आपके टाइम पे भी हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। कुछ भी हो सकता है, हाँ, आपको दोनों टेन ही फिफ्टीन कंडीशंस। डेज भी टाइम मिल सकता है। उसमें भी आप तैयार करके प्रिपेयर होकर एग्जाम देना पड़ता है। क्योंकि हमारे टाइम जब 5 दिन मिला, 5 दिन में जैसे ही मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्लीट हुआ, लकीली क्या हुआ, मेरी कोई भी जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम कोइंसाइड नहीं हुआ। प्रैक्टिकल एग्जाम मेरा कंप्लीट हुआ, जस्ट मैं प्रैक्टिकल के माइंडसेट में था। उसमें जो प्रैक्टिकल में मैं जेनेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स उसमें था। अब सडनली मेरे 5 दिन के बाद इंटरव्यू था। फिर मैं मेंटली थोड़ा, चलो कोई ना, 5 दिन तो सबके लिए 5 दिन है। फिर मैं उसी बेसिस पे कोशिश करके इंटरव्यू दे के आया था। आपके लिए भी मैं यही बता रहा हूँ, अगर 15 दिन भी टाइम मिले, ये भी हो सकता है आपको 15 दिन में आपका मेंस भी हो जाए। ये भी चांसेस आते हैं, क्योंकि एचपीएससी ऐसा करते हैं। किसी भी जो रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है, बहुत ज़्यादा केसेस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तब एचपीएससी ये कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, ताकि और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये भी हो सकता है, इसीलिए ये एक वन पर्सपेक्टिव है। ये ना हो तो अच्छा है। 15 दिन में अगर पेपर देना भी पड़े, आप मेंटली पहले प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि ये होने के चांसेस ये भी है। देखो एक अप्रोच मैं आपको इसमें ये बताऊंगा। जैसे प्री के टाइम पे हमने मैराथन सेशंस चलाए थे तो अराउंड 26 वीडियोज थी। कुछ स्टूडेंट उसमें ये थे जिन्होंने सारा सिर्फ मैराथन्स पे रिलाई किया था। वो लक के लिए बोल सकते हैं, थोड़ा लक भी था उसमें कि उनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। यहाँ भी हम मैराथन्स करेंगे बट वो मैराथन आपको आंसर नहीं लिखवा पाएंगे। वो जस्ट आपको ये बता देंगे कि ये टॉपिक किसके बारे में है। डिटेल में आपको अगर पढ़ना है
तो क्लासेस से पढ़ इन सकते हो, अपने टॉपिक से प्रिपेयर कर सकते हो। इन बट कॉन्टेक्स्ट अगर 15 दिन में अगर एग्जाम है उस टाइम हम ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, पर मैराथन्स चला के जितने भी हमारी साइड से जो हम हेल्प कर सकते हैं थ्रू और लेक्चर्स एंड ऑल हम करेंगे। बाकी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो अगर 30-40 डेज बोला कि 30-40 डेज होगा मैं या और ज़्यादा टाइम मिलेगी। अब जितना टाइम मिल रहा है उसको अब एक यूटिलाइज चीज करो, आप आपको ये कंप्लेंट ना करो कि मेरे को 30 डेज मिल रहा है, 15 डेज भी मिल सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाँ, नहीं जैसे हम रेगुलरली अपडेट देते थे, आज इस हियरिंग पे ये हुआ है, तो काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे कि मतलब जस्ट व्यूज के लिए कर रहे हैं। वी आर जस्ट टारगेटिंग कि एडयू की रिक्रूटमेंट अच्छे तरीके से हो, स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। मतलब स्टार्टिंग में जब वैकेंसीज आती हैं तो देर आर सो मेनी पीपल जो इसके बारे में आपको बताएंगे, फिर वो एकदम से डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब अगर रिक्रूटमेंट थोड़ी सी भी लंबी चलेगी। सो हम पहले दिन से आपके साथ हैं स्टिल, इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू के आसपास भी, सारे टाइम में आपके साथ मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये नहीं डरना कि एग्जाम अगर जल्दी होगा तो हम कैसे करेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए रोड मैप बनाएंगे, आपको और पुश करेंगे कि आप और पढ़ें, ठीक है। तो जितना भी हमारी साइड से हो सकेगा वी विल ट्राई टू डू। बट पेपर आपको देना है, एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, मैक्सिमम टाइम कोशिश करो कि उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, जो भी सब्जेक्ट उठाया है उसको कंप्लीट करके ही उसका टेस्ट लिखें। ये अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग अच्छी हो सकती है। आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस बता सकते हैं। कोई भी थ्योरी है तो उसको कोशिश किया जाएगा, अगर वो लाइक वी कैन, अगर उसको अडॉप्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली डू, अगर वो पॉजिटिव है। अपार्ट फ्रॉम देम, एक ये डाउट है कि 785 पोस्ट है, क्या पता 200 लोगों को लगाएंगे, 300 को लगाएंगे, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। इसके जो सिनेरियो बनने वाले हैं वो ये हो सकता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे कमी रह सकती है, क्योंकि 8-9 महीने हमने कुछ नहीं पढ़ा, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल टाइम हमारे पास है, जितने दिन शेड्यूल नहीं आता बहुत अच्छी बात है, शेड्यूल जब आएगा ज्यादा टाइम मिलता है, मान लो नवंबर में एग्जाम होगा, डेफिनेटली मैक्सिमम सिलेक्शंस होंगे। बट अगर बिल्कुल ही कम टाइम मिलेगा तो भी पैनिक नहीं करना, तब भी चीजों को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर जाना है। बस लास्ट में इतना कहूंगा कि माइंड सेट एक लीडर जैसा रखो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, एंड डोंट वरी कि ये सिचुएशंस फेस करनी है, ये लाइफ है, एग्जाम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसको अच्छे से जीना है, बिल्कुल हौसले के साथ इनको फेस करना है, ठीक है। सो विद दिस नोट आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।